विद एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो हमने क्लैरिफाई करनी है, ठीक है। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जो हमने क्लैरिफाई करनी है। वो है द डिफरेंस बिटवीन अ नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है। सो अ नेटवर्क इज सिंपली टू और मोर कनेक्टेड डिवाइसेस, टू और मोर कनेक्टेड सिस्टम्स। मतलब आपने अगर तार के साथ अपने कंप्यूटर के एक प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, तो यू आर नाउ इन अ नेटवर्क, राइट। वो इफ एनीवनस एवर गॉन टू बाय अ प्रिंटर, आपको पता होगा कि नेटवर्क प्रिंटर बोलते भी उनको नेटवर्क प्रिंटर ही है। इवन दो अगर वो वाईफाई से ना भी कनेक्ट हो, तो हम उसको नेटवर्क प्रिंटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि as soon as two devices can exchange, two devices can communicate with each other, a network is formed. Internet, on the other hand, is a global network providing communication between devices, right? Internet क्या है? पूरी दुनिया की डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने की चीज है। सो इट्स अ ग्लोबल लेवल थिंग, इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट के अपने अंदर बहुत सारे सब नेटवर्क्स हैं। इट्स क्वाइट लिटरली इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन इज enabled by इंटरनेट, ठीक है। So using a network. So what are some of the advantages of using a network? File sharing, connectivity, it costs less, easy communication, data sharing. So let's see what are the advantages जो मैंने लिखे हैं. So first of all, we have file sharing, right? On the internet, we can share files with each other. Very good, shabash, excellent. Then we have hardware sharing. अब हार्डवेयर शेयरिंग बड़े डिफरेंट काइंड्स में आती है, राइट। सो उसकी एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल है कि आपके घर में एक प्रिंटर है जिसको आपने दो तीन पीसीस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो दैट इज हार्डवेयर शेयरिंग। और उसकी एक एडवांस एग्जांपल है कि गूगल ड्राइव जो है, उसमें उसकी एक एडवांस एग्जांपल जो है वो ये है कि गूगल ड्राइव जो है, millions of people across the world share those storage servers amongst each other ताकि data sharing हो पाए, right? So hardware sharing at many different levels takes place thanks to networks. Then you have software sharing. So things like, Canva, etc. जो online softwares हैं उनके आप licenses purchase कर सकते हैं. Netflix is a very good example. आपने Netflix का family plan लिया हुआ है, तो चार लोग मिलके उस सॉफ्टवेयर को शेयर कर रहे हैं. Communication, obviously. Communication, the most obvious thing, internet communication, network communication. But disadvantages भी हैं हमारी जिंदगी में. Now, what are some of the disadvantages? The first disadvantage that we talk about is equipment cost, right? So, in order to have the internet, you need to have a network, you need to have equipment in place. सो इक्विपमेंट खरीदने का खर्चा आएगा, फिर इस इक्विपमेंट को सेटअप करने का, उस इक्विपमेंट को मैनेज करने का, टेक्निकल मैनेजमेंट होगी ऑब्वियसली, उस पर खर्चा आएगा। फिर यू नीड टू इंश्योर कि आपका जो नेटवर्क है वो सिक्योर है। यू नीड टू मेक श्योर कि आपका नेटवर्क जो है वो सिक्योर रहे, उसमें मैलवेयर वगैरह ना आ जाए। तो सिक्योरिटी इज अनदर डिसएडवांटेज बिकॉज यू नीड टू पुट मेजर्स इन प्लेस टू एक्चुअली कीप द नेटवर्क सिक्योर। एंड देन देयर इज ऑब्वियसली द रिस्क कि कोई भी डिवाइस, अगर दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, कनेक्टेड हैं, तो व्हाट इज स्टॉपिंग डिवाइस ए फ्रॉम हैकिंग इनटू डिवाइस बी, राइट? देयर इज लिटरली नथिंग स्टॉपिंग डिवाइस ए फ्रॉम हैकिंग इनटू डिवाइस बी। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि regardless of this you have certain measures in place कि हैकिंग ना हो पाए? So now this is also a problem that you need to deal with when talking about a network. सो वी स्टार्ट विद लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट नेटवर्क्स है ना, इनके अंदर डिस्टिंक्शन बड़ी छोटी सी होती है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ ऑब्वियसली। सो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? इट कवर्स अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। अब ये नेटवर्क की डिस्टिंक्शन है ना, ये लिटरली एरिया के अकॉर्डिंगली है। थोड़ा सा एरिया जो नेटवर्क कवर करता है ना, उसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। सो दिस कैन बी यूज्ड इन प्लेसेस लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज, होम्स, इस तरह की जगहों पे यूज हो सकता है। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क जो है ना, दिस हैज वायर्ड कनेक्शंस ऑब्वियसली, बट इट आल्सो हैज स्विचेस एंड राउटर्स। switches and routers exactly क्या होते हैं, we will study in perhaps a day or two, ठीक है। we can study what switches and routers are in a day or two, but all you need to know for now is local area network जो होता है वो एक small geographical area कवर करता है, ठीक है। एक बिल्डिंग में हो गया फॉर इंस्टेंस। अच्छा, फिर वायरलेस लैन, डब्ल्यू लैन क्या होता है? सो वायरलेस लैन इज सिमिलर टू लैन बट यूजेस वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो अ लोकल एरिया नेटवर्क दैट इज वायरलेस। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जो आपके घर में वाईफाई राउटर लगा होता है ना। सो योर डोमेस्टिक वाईफाई राउटर इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ वायरलेस लैन, ठीक है।
It connects to devices using wireless access points. ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स होते हैं आपके, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स क्या होते हैं, आपके नेटवर्क के एक्सेस पॉइंट्स जो बेसिकली वायरलेस हैं, तो उनसे आप यूजिंग वाईफाई कनेक्ट कर जाते हैं। जाते हैं वैन्स। सो वैन स्टैंड्स फॉर अ वाइड एरिया नेटवर्क। Now, what's a wide area network? Naturally, it covers large distances. ठीक है, LAN covers small area, WAN covers large area. ठीक है, तो अब एक वैन के अंदर मल्टीपल लैन्स होते हैं। अच्छा, मैन्स यू कैन इग्नोर, मैन्स आर बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सो मैन्स आर लाइक वैन और लैन के बीच वाली चीज। यू कैन इग्नोर मैन्स, आपका सिलेबस का सच पार्ट नहीं है। ओके, सो वैन्स कनेक्ट मल्टीपल लैन्स। ठीक है, मतलब मेरे ऑफिस को साथ वाले ऑफिस से कनेक्ट, उसको साथ वाले ऑफिस से कनेक्ट, इस तरह पूरे लाहौर को आपस में कनेक्ट। अच्छा, वैन में इंटरनेट है, लैन भी इंटरनेट है। लैन इज जस्ट इंटरनेट का एक छोटा सबसेक्शन, एंड देन इन छोटे सबसेक्शंस को जोड़ते हैं तो बड़ा सबसेक्शन बन जाता है, दैट्स कॉल्ड अ वैन। ठीक है, तो वैन्स में यू माइट यूज टेलीफोन लाइंस, सैटेलाइट्स, तारें तूरें, ये वो, यू नो, अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड व्हाट नॉट। सो बेसिकली मेनी स्मॉल लैंड्स कम टुगेदर टू मेक अ वैन। अब एक सिनेरियो पढ़ते हैं, ठीक है, गौर से, आज हम जरा इंटरेस्टिंग चीज छोड़ने लगी है। लेट्स गो थ्रू अ सिनेरियो टुगेदर, लेट्स गो थ्रू अ सिनेरियो टुगेदर। अब गौर से सुनिएगा, मजे का सिनेरियो, बड़ा मजे का, दिस इज गोइंग टू कम टीच यू अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इमेजिन अ स्कूल वेयर स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन अ ग्रुप प्रोजेक्ट यूजिंग देयर ओन लैपटॉप्स। ठीक है, आप 5 दोस्त हैं, मिलकर स्लाइड्स बना रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, बट एवरीवन इज वर्किंग ऑन देयर ओन लैपटॉप, प्रोजेक्ट एक ही बना रहे हैं। तो क्या होता है, हर स्टूडेंट जो है वो फाइल्स को लोकली स्टोर करता है, एंड देन मैंने एक स्लाइड बना ली, तो नाउ आई आइदर email my part or I'll use USB to send my part to the rest of the people. So this will naturally cause chaos, right? This will naturally cause chaos. ऐसे ही है। अच्छा, अभी रुक जाओ ना, अभी रुक जाओ, अभी असाइनमेंट की बात छोड़ दो, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो सुनो। ये बात समझ आ रही है सबको कि आप 5 लोग मिलके एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, सब एक, मतलब लेट्स सपोज आपने 50 स्लाइड्स बनानी है, तो आप एक एक स्लाइड सब बना रहे हैं, पहली 5 स्लाइड्स, फिर अगली 5 स्लाइड्स। तो जैसे ही जो स्लाइड बनाता है वो ईमेल करके बाकी ग्रुप को भेज देता है। सो दिस विल नेचुरली कॉज chaos वेरी सून, राइट? सो यू विल हैव मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द सेम फाइल फ्लोटिंग अराउंड। किसी के पास एक स्लाइड नहीं होगी, किसी के पास दूसरी स्लाइड नहीं होगी, किसी के पास सारा कुछ होगा। देन इट्स आल्सो पॉसिबल कि मैं, अच्छा देखो आपका काम है, तो यार इसने स्पेलिंग मिस्टेक की है, मैं ठीक कर देता हूँ। अब मैंने अपने एंड से स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करके सबको भेज दी है, एक बंदा कहते हैं अच्छा ये तो वही वर्जन है, इसको मैं डाउनलोड नहीं करता। नाउ यू हैव डिफरेंट वर्जन्स, एक का काम दूसरा बंदा ओवरराइट कर रहा है, एंड इवेंचुअली क्या होगा, किसी को भी नहीं पता होगा कि लेटेस्ट वर्जन, द मोस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ द फाइल क्या है। ठीक है, और सबके पास अलग अलग कॉपीज है, एक बंदा चला जाता है तो उसकी कॉपी जो है वो गायब हो जाती है, एक बंदा बीमार हो जाता है सपोज। ठीक है, सो इट्स अ हैसल, राइट? इट्स ऑल ओवर द प्लेस, इट्स ऑल ओवर द प्लेस। सो हाउ डू यू प्रपोज वी सॉल्व दिस? अच्छा, ये मसला ऑलरेडी सॉल्व है दुनिया में ऑब्वियसली, बट हाउ डू यू प्रपोज वी सॉल्व दिस? हाउ डू यू प्रपोज वी सॉल्व दिस? So the answer was Google Slides. The solution was Google Slides. Now you all know how Google Slides works, right? हर बंदे का काम सब लोग in real time simultaneously देख सकते हैं. It's as if they're all working on the same file, right? It's as if everyone is working on the same file. Google Docs ले लें, Google Files ले लें, Google Sheets ले लें, कोई इनमें से कोई एग्जांपल उठा लें, इट्स एज इफ एवरीवन इज वर्किंग ऑन द सेम फाइल, ऑल्दो सब अपने अपने सिस्टम से काम कर रहे हैं। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? सब लोग सेम फाइल पर कैसे काम कर रहे हैं? एंटर द क्लाइंट सर्वर मॉडल। So with a centralized server, when you have one centralized server, all group members access the same shared file from their own device. अब क्या, अब सेम फाइल सब लोग एक्सेस कर रहे हैं। सो ऑल द एडिट्स आर सेव टू दैट वन मास्टर कॉपी जो कि मौजूद है सर्वर पर। ठीक है, जो सर्वर पर मास्टर कॉपी मौजूद है, सब एडिट्स वहीं से देख रहे हैं। ठीक है, पीपल कैन ऑल्सो सेट एक्सेस राइट्स। ठीक है, कौन सिर्फ व्यू ओनली है, कौन एडिट कर सकता है, कौन व्यू भी नहीं कर सकता, राइट? ऑटोमेटिकली बैकअप्स हो रहे हैं, आपकी कोई चीज डिलीट हो जाती है, यू कैन रिस्टोर इट इजीली। अगर
कब लोगों के कंप्यूटर भी खराब हो जाए तो सर्वर पर आपका डेटा तो पड़ा है फिर भी, राइट? सो ये जो चार बातें हैं ना, कि मास्टर कॉपी स्टोर्ड होती है, एक्सेस राइट्स होते हैं, डिलीट्स are restorable, and all the data is safe on the server. These are the four primary selling points of the client server model. ठीक है, these are the four primary selling points of the client server model. So a client server model is a networking model. It's a way of connecting computers. It's a way of connecting computers with using one or more dedicated server. अच्छा, अब server क्या होता है? It's very important that we talk over here कि what's the server. ठीक है? So what comes to your mind when you think of a server? ठीक है? Uh, it's a bit of a classist term if we think about it. ठीक है? So it's kind of a classist term. ठीक है? Server literally is एक बंदा जो आपको serve करे, right? Something or someone who serves you. मतलब वो आपका काम करे, राइट? आपकी ख्वाहिशात पूरी करे, ठीक है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर्स, आपके ज़हन में आता है कि अच्छा एक बड़ा सा वेयर हाउस है जहाँ ये बड़े बड़े टॉल टॉल पीसीज, लाइंस अपॉन लाइंस ऑफ कंप्यूटर्स पड़े हैं, और हर कैबिनेट के अंदर देयर इज hundreds of racks of computers, and there's like 1,000 computers in a warehouse. But वो सब क्या कर रहे हैं? They're all there to serve your needs, right? That is why a server is also, its literal purpose is कि वो आपको सर्व करे, आपकी खिदमत नहीं करेगा, obviously वो आके आपकी टांगे नहीं दबाएगा, बट वो आपका काम करेगा, आपकी फाइल होस्ट कर रहा है, वो आपकी फाइल का बैकअप बना रहा है, राइट? सो अ सर्वर सर्व्स इट्स क्लाइंट्स, ठीक है? ये बात थोड़ी नेचुरल लैंग्वेज में समझना बड़ी जरूरी होती है, जहन में एम्बेड हो जाती है। सर्वर serves its clients, ठीक है? So clients will send requests and the server will process and respond to the requests with whatever the data has been requested. अच्छा, अब इसके कोर फीचर्स क्या हैं? ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल के कोर फीचर्स क्या हैं? So you have एक dedicated powerful machine which will be storing all the files, आपकी सारी सर्विसेज मैनेज कर रही होगी, आपकी कंप्यूटेशन उस पर हो रही होगी, ठीक है? Then you have clients that can connect to the server, ठीक है? अब दूसरी चीज क्या आपके पास क्लाइंट्स हैं जो उस सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कोई काम कराना हो, और उससे रिस्पॉन्स रिसीव कर सकते हैं, राइट? All clients access the same copy of the file, so your resources are shared. And then you also have the idea of security, कि आपके पास सेंट्रल एक्सेस कंट्रोल होता है, सर्वर लेवल पर डिसाइड होता है अच्छा किसको कौन सी फाइल की एक्सेस देनी है, किस यूजर नेम के अगेंस्ट किस किस चीज की एक्सेस देनी है, क्या परमिशंस है, ये सब कुछ सर्वर लेवल पर डिटरमिन होता है। सो अच्छा, यूजुअली सर्वर्स जो होते हैं ना वो कभी भी एक नहीं होता, सर्वर्स ऑलवेज हैव बैकअप्स, स्पेशली जब आप गूगल वगैरह के स्केल पे जाते हैं तो सर्वर्स ऑलवेज हैव बैकअप। सो ऑल क्लाइंट्स आर कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क, एंड देन ईच क्लाइंट विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, ठीक है? सो अब वो रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है, वो डेटा एक्सेस की रिक्वेस्ट हो सकती है, दैट रिक्वेस्ट कैन बी ऑफ डेटा राइट, ऑफ डेटा रीड, दैट एक्सेस कैन बी कि प्लीज मेरे डेटा सेव कर लो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सर्वर क्या करेगा? सर्वर चेक करेगा कि अच्छा जिस यूजर से मुझे परमिशन रिक्वेस्ट आ रही है, आर दे परमिटेड टू डू दिस और नॉट? सो इफ दे आर परमिटेड टू डू दिस तो वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना वो नहीं होगी। ब्यूटी क्या है कि ऑल शेयर्ड फाइल्स रिमेन ऑन द सर्वर, ठीक है? जितनी शेयर्ड फाइल्स हैं सब सर्वर पे ही रहती हैं। So as you were saying कि there remains a single source of truth, मतलब इसका क्या मतलब है कि एक ही कॉपी है फाइल की, सब एक ही कॉपी एक्सेस कर रहे हैं। And then servers also have capabilities like clients can back up their data to the server, clients can offload computation heavy tasks, मतलब मैं एक मशीन लैंग्वेज मॉडल अगर ट्रेन कर रहा हूँ तो वो मैं पागल नहीं हूँ कि मैं अपने लैपटॉप पे करूँ और मेरा लैपटॉप फ्रीज हो जाए, मर जाए, आग लग जाए और मैं यूज भी ना कर सकूं। मैं क्या करूंगा, मैं सर्वर को सारी इंस्ट्रक्शंस दे के, सो आई विल राइट द एंटायर प्रोग्राम कोड विद मी, एंड देन आई विल पुट इट ऑन द सर्वर एंड बी लाइक बडी प्लीज आप इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है? So let's look at advantages and disadvantages. Acha. So central location control makes it very easy to update, manage and secure resources, right? वो हम सारी बात कर चुके हैं कि एक्सेस कंट्रोल की वजह से सिक्योरिटी इजी हो जाती है, अपडेट्स वगैरह इजी हैं क्योंकि एक ही जगह पर अपडेट हो रही है, तो दैट्स नॉट एडवांटेजेस। So central control makes it easy to manage, update and secure resources.
Clients can be cheaper and less powerful since tasks are offloaded. ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये कि सिंस आपने कंपटीशन अपने पास कम करनी है, तो इसका मतलब है कि यू कैन नाउ यूज अ लाइटर पीसी पर से, राइट? सो इवन इफ आई वांट टू ट्रेन अ मशीन लैंग्वेज मॉडल, आई कैन, वेल इन ऑल प्रैक्टिकलिटी, डू इट फ्रॉम माय मोबाइल फोन। मैं कोलैब्स कनेक्ट करूं, ठीक है? सो कोलैब्स क्या, कोलैब्स बेसिकली गूगल का एक एनवायरनमेंट है जो आपको कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, राइट? मैं इफ आई कैन, तो मैं मोबाइल पर कोड लिख लूं पूरा, और कोई बहुत बड़ा सारा मॉडल हो, मैं उसे ट्रेनिंग पर लगा दूं, तो वो होते रहेगा ट्रेन। क्यों? क्योंकि नाउ आई एम यूजिंग द कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज ऑफ गूगल का सर्वर, आई एम नॉट यूजिंग मेरे अपने रिसोर्सेज, राइट? सो इट्स वेरी एफिशिएंट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस कि दे हैव टू मैनेज वन सर्वर, सारा डेटा एक जगह सिक्योर्ड है, वहां पर उस डेटा को एक्सेस कंट्रोल कर लें, उस डेटा की अपडेट्स वगैरह चेक कर लें, उसको बैकअप कर लें, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि आप हर एम्प्लॉय के पास जाकर उसके डेटा की रिकंसिलिएशन करें, राइट? सो दिस इज द एंटायर आइडिया कि भाई सेंट्रलाइज्ड बैकअप्स हैं तो डिसएडवांटेज जो है ना क्लाइंट सर्वर मॉडल का, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अभी किसी ने सवाल भी पूछा था, तो ऑल्दो यू कैन हैव बैकअप्स एंड ऑल, यस, बट इन थियरी if I have 10 people all connected to one server and that one server goes down, सबका काम खराब हो गया, राइट? सबका काम रुक गया। आपको ऐसा क्यों नहीं फील होता? क्योंकि गूगल एंड यू नो दीज बिग एंटिटीज दैट आर प्रोवाइडिंग यू सर्वर्स, दे हैव बैकअप्स अपॉन बैकअप्स अपॉन बैकअप्स, ठीक है? तो सिंस if someone does not if someone does not have such backups, that means कि they are dealing with a single point of failure, सर्वर बंद, सब चला गया। So this is something that we really don't like, this is something that we really really don't like, कि ये क्या बात है कि एक डिवाइस बंद होने की वजह से सबका काम बंद हो गया, ठीक है? एंड देन देयर इज अदर प्रॉब्लम सच एज यू नो द फैक्ट के हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको नेटवर्किंग स्टाफ चाहिए जो सर्वर से डील कर सके। अगर बहुत ज्यादा क्लाइंट्स एकदम डेटा रिक्वेस्ट करेंगे तो सर्वर स्लो डाउन हो सकता है। अगेन दिस पॉइंट इज essentially what this point is just a child baby of this point, right? सर्वर स्लो डाउन हो रहा है तो अगेन क्योंकि वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, एक ही चीज है जिधर सब लोग आ रहे हैं तो सब इफेक्ट होंगे, राइट? दिस इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज कि इट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है? सो लेट्स लुक एट सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल। सो बैंक्स में यूज होता है, बैंक्स में कहाँ यूज होता है? अकाउंट डेटा स्टोर होता है सर्वर में, ठीक है? जब भी क्लाइंट कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है तो हर बार रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सर्वर को जाती है। जब भी कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी वो जाएगी सर्वर पे, सर्वर वेरीफाई करेगा रिक्वेस्ट। तो अब हर क्लाइंट का जो बैलेंस है वो सर्वर में मेंटेन्ड है ताकि मल्टीपल वर्जन ऑफ दैट बैलेंस ना हो, ऐसा ना हो कि बंदे के पास पैसे ही ना हो और वो ट्रांजैक्शन कर दे। डू यू गेट इट? इस वजह से वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड सर्वर। ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज विल ऑल वर्क ऑन द सेम शेयर्ड फाइल, हर किसी के पास डिफरेंट एक्सेस राइट्स होंगे, कुछ लोग हो सकते हैं सिर्फ फाइल को व्यू कर सकते हो, कुछ लोग फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। So that depends, Shayan. Do we have to pay the server to store our data there? That depends. अगर आप गूगल की सर्विसेज यूज करें तो yes you have to pay a monthly fee। अगर आपने सर्वर खरीदा हुआ है तो ऑब्वियसली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट इधर वे पैसे तो खर्च होने ही है। ई कॉमर्स में यूज होता है, आपकी बिलिंग शिलिंग सारा डेटा एक जगह सिक्योर्ड होता है, ठीक है? इट अलाउज मल्टीपल पीपल टू व्यू योर कैटलॉग based on how much computational power a client has। we have two kinds of clients, ठीक है? हमने दो किस्म के clients बना लिए। so the first kind of client is known as a thin client। अच्छा, thin client क्या होता है? a thin client is a device or a software that depends almost entirely on a central server, ठीक है? thin client का क्या है कि thin client की सारी वर्किंग होती है बेसिकली सर्वर के थ्रू, ठीक है? उसकी डेटा स्टोरेज, एप्लीकेशंस की फंक्शनैलिटी, कंप्यूटेशन, सब कुछ जो है ना सर्वर पर डिपेंडेंट होता है। तो essentially without an active connection to a server, without an active connection to a server, एक थिन क्लाइंट जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है? थिन क्लाइंट जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब इसकी एग्जांपल्स हैं, बड़ी सुपरमार्केट्स जो होती हैं उनमें जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इस तरह होते हैं कि लाइक दे हैव अ सेंट्रल सर्वर और सारा डेटा उसमें पड़ा होता है और देन कैशियर्स के पास सिर्फ स्क्रीन्स लगी होती हैं। फेसबुक इज एन एग्जांपल। फेसबुक
सर्वर से कनेक्शन लूज हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता, राइट? यू कांट स्टोर सारी दुनिया की फेसबुक पोस्ट्स ऑन एवरीवन्स फोन, राइट? तो वो क्या करते हैं, सब कुछ स्टोर करते हैं फेसबुक के सर्वर्स में, सो दैट इफ समवन कांट कनेक्ट टू फेसबुक का सर्वर, वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब ऑब्वियसली इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, सो लेट्स लुक एट द प्रोज फर्स्ट। सो प्रोज क्या है कि नाउ यू नीड वेरी चीप हार्डवेयर, राइट? यू नीड चीप हार्डवेयर, सस्ती डिवाइसेस हो जिनका मेन काम सिर्फ क्या हो कि वो कनेक्ट हो जाए। सो आपको ऐसी डिवाइसेस चाहिए जो एज लॉन्ग एज वो डिवाइस कनेक्ट हो जाए ना बस सर्वर के साथ, बाकी सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज वो काम तो सर्वर ने करना है, ठीक है? easier updates, कोई अपडेट करनी है आपने तो यू ओनली रियली नीड टू अपडेट द सेंट्रल सर्वर, राइट? यू ओनली नीड टू अपडेट द सेंट्रल सर्वर, बाकी सब कुछ जो है वो तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा बिकॉज सब काम सर्वर से ही कर रहे हैं, right? Since everyone is working using the server only, so you only need to update the server और बाकी सबके पास अपडेट्स खुद ही आ जाएंगे। सो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी, ऑब्वियसली हम पहले भी बात कर चुके हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है? हम सिक्योरिटी से रिलेटेड बात पहले भी कर चुके हैं। अगेन यही है कि सिंस सारा कुछ सर्वर पे डिपेंडेंट है, तो यू ओनली नीड टू सिक्योर द सर्वर इंस्टेड ऑफ हैविंग टू सिक्योर सो मेनी डिफरेंट एंड पॉइंट्स, यू ओनली नीड टू सिक्योर द सर्वर। देन देयर इज आल्सो सेंट्रल कंट्रोल, आपने एक्सेस कंट्रोल करना है, इस तरह की सारी चीजें जो है अगेन वो सर्वर लेवल पे इंप्लीमेंट करना आसान है एज कंपेयर टू having to do this for every single user। कॉन्स क्या है? सबसे बड़ा कॉन क्या है? सिंस आप सर्वर के बगैर कुछ कर नहीं सकते, तो यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड टू द सर्वर, राइट? यू नीड कॉन्स्टेंट कनेक्शन टू द सर्वर। अगेन सर्वर हमने पहले सिंपल सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल में भी पढ़ा था, एंड स्पेशली इन द थिन क्लाइंट मॉडल, सर्वर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर सर्वर क्रैश कर जाए तो सब कुछ क्रैश कर जाएगा। सेटअप कॉस्ट हाई होती है, ठीक है? ऑब्वियसली बिकॉज नाउ यू नीड अ बेटर सर्वर, क्योंकि सारा काम ही सर्वर ने करना है, तो नाउ यू नीड अ बेटर मोर एक्सपेंसिव सर्वर। एंड वही ऑफलाइन कोई कनेक्टिविटी नहीं है, अगर एक क्लाइंट ने सर्वर से कनेक्शन लूज कर दिया तो बस क्लाइंट वेला बैठा है, ठीक है? नाउ देर जस्ट सिटिंग डक्स, सो यू नीड मिनिमल रिसोर्सेज ऑब्वियसली इन अ थिन क्लाइंट मॉडल। अब आ जाते हैं थिक क्लाइंट पे। सो थिक क्लाइंट ऑल्सो नोन एज अ फैट क्लाइंट is a device or a software that can perform most operations locally even without being connected to a server। इसको कांस्टेंट सर्वर के साथ कनेक्शन की जरूरत नहीं है। सो अब इसमें आते हैं जिस तरह हमारे मशीन्स होती हैं, ठीक है? ऑल योर लैपटॉप्स स्टफ लाइक दैट, ये सब आते हैं थिक क्लाइंट्स में, ठीक है? सो वी कैन स्टोर आवर ओन सॉफ्टवेयर, रन आवर सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंटली। सर्टेन थिंग्स यस वी नीड द सर्वर फॉर, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर सर्वर चला जाएगा तो हम हैंडीकैप हो जाएंगे, राइट? तो इसके प्रोज क्या है कि एक तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ लोकल प्रोसेसिंग, सारी प्रोसेसिंग आप लोकली कर सकते हैं विदाउट बीइंग हेवीली डिपेंडेंट ऑन द नेटवर्क। यूजर के पास कंट्रोल ज्यादा आ गया बिकॉज ऑब्वियसली थिंग्स कैन हैपन ऑन योर सिस्टम, तो नाउ द एंड यूजर हैज कंट्रोल व्हाट रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स की, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल करें अपने पास। सर्वर डाउन टाइम से आप इफेक्ट नहीं होते, आपकी लोकल डिवाइस तो चलती रहेगी। स्पेशली स्पेशली दिस इज स्पेशली गुड फॉर पीपल जो अनस्टेबल नेटवर्क कंडीशंस में रहते हैं, जहां इंटरनेट बुरा हो या इंटरनेट बार बार खराब हो जाता है, प्लेसेस लाइक पाकिस्तान बेसिकली। कॉन्स क्या है? अब इसके कॉन्स ये हैं कि ऑब्वियसली सिक्योरिटी बर्डन जो है वो एंड यूजर पर है, ठीक है? सिक्योरिटी बर्डन किस पर है? एंड यूजर पर। अब आपने मेक श्योर करना है कि आपकी डिवाइस सिक्योर है, क्योंकि सारा कुछ आपकी डिवाइस पे ना, यू नीड टू मेक श्योर योर डिवाइस स्टेज सिक्योर, ठीक है? ईच क्लाइंट मस्ट इंस्टॉल अपडेट्स मैन्युअली। जो अपडेट्स हैं वो आपको मैन्युअली करनी पड़ेंगी। सर्वर तो ये था ना, अपडेट हो गया सबको अपडेट रिफ्लेक्ट होगी, अब सारी अपडेट्स मैनुअल होंगी। डेटा इनकंसिस्टेंसी रिस्क, वही जो हमने सबसे पहले बात की थी कि अगर सिंक्रोनाइजेशन सही तरह नहीं होती डेटा की तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। एंड देन इंडिविजुअल लेवल पर हार्डवेयर कॉस्ट ज्यादा है, राइट? सिंस नाउ यू हैव टू प्रोवाइड बेटर सिस्टम्स टू एवरीवन, यू नीड नाइसर इंडिविजुअल पीसीज। अच्छा, जो कॉस्ट वाले ट्रेड ऑफ है ना, ये बड़ा टेक्निकल होता है, ये आप सिर्फ सिनेरियो पर जज कर सकते हैं कि अच्छा क्लाइंट सर्वर इज मोर चीपर या एंड यूजर्स को लाइक अ थिन क्लाइंट इज मोर चीपर या थिक क्लाइंट इज मोर चीपर। ये आप कभी भी ना ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते बिकॉज दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द सिनेरियोस। Because obviously इस केस में you need your own operating system, storage, processing power and stuff like that। So ये analogy एक मैंने आपके लिए लिखी थी कि think of thin clients like Google Docs। Internet connection lost, Google Docs बंद, आप कुछ नहीं लिख सकते, it literally locks you out। Whereas thick client is like Microsoft Word। आप चाहें तो आप ऑफलाइन राइटिंग शाइटिंग कर सकते हैं, फिर आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो वो सिंक कर लेगा आपके
ऑनलाइन डॉक्यूमेंट से। आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल जो है ना, इसमें क्या होता है कि ऑल कंप्यूटर्स, अभी पहले हम क्या कर रहे थे, क्लाइंट सर्वर मॉडल। सो अगर हम थोड़ी सी, इफ वी पुट ऑन अ क्लासेस लेंस फॉर अ मिनट, ठीक है, थोड़ी सी कैंसिलेबल बात करें तो ऑब्वियसली सर्वर का स्टेटस जो होता है वो क्लाइंट से नीचे होता है। सर्वर लिटरली सर्व कर रहा है क्लाइंट को, ऐसे ही है। अच्छा, पीयर टू पीयर मॉडल में ना एक डिफरेंस आ जाता है। पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है, ऑल कंप्यूटर्स आर ऑफ द सेम स्टेटस, ठीक है, सब कंप्यूटर्स का स्टेटस सेम है। तब इसमें क्या होगा कि ईच कंप्यूटर इज नोन एज अ पीयर, ठीक है, बिकॉज आप सेम स्टेटस के हो ना, कोई क्लाइंट नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, सब लोग पीयर्स हैं। सो ईच पीयर कैन प्रोवाइड, बोथ प्रोवाइड एंड कंज्यूम डेटा, ठीक है। इस मॉडल में क्या होगा, हर कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे को सर्व भी करेगा और एक दूसरे का क्लाइंट भी है। सो यू हैव नो डेडिकेटेड सर्वर, each peer is sharing certain amount of data and consuming certain amount of data, but they're serving you ना यार, ये at the end of the day they're serving you, वो आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, इस वजह से उनका स्टेटस जो होता है वो क्लाइंट से काम होता है, ठीक है। सो अच्छा, अब पीयर टू पीयर मॉडल कैसे चलता है। सो पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है, सारे कंप्यूटर्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एंड नाउ ऑल ऑफ देम कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि मैं डायरेक्टली आपके स्टोरेज से कोई फाइल उठा सकता हूँ और मैं डायरेक्टली, मतलब आई कैन get a file from Yahya storage and then I can save a file on Kabul storage, right? So that is something that I can do in the peer-to-peer model. क्योंकि क्या है, एक शेयर्ड पूल है, yes, it's basically just like स्कूल सिस्टम्स की आपकी जो शेयर्ड ड्राइव होती है, it's basically like that, ठीक है। सो बेसिकली एक लुकअप नोड होती है आपके पास जो आपको बताती है कि अच्छा कौन सा डेटा किसके पास पड़ा है। व्हेन यू आर एक्सेसिंग डेटा, ये तो क्लाइंट सर्वर है ही नहीं ना, दिस नाइदर थिन क्लाइंट नॉर थिक क्लाइंट। इसमें अब क्या है, इसमें सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। सो देन यू हैव वन सेंट्रल लुकअप नोड जो आपको बताती है कि अच्छा फलाना डेटा फलानी जगह पड़ा है, फलाना डेटा फलानी जगह पड़ा है, and then everyone participates as equals and everyone can, वही सब एक दूसरे के पीसी से डेटा बोरो कर सकते हैं, स्टोरेज बोरो कर सकते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। सो यू हैव लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पहले क्या था, पहले सब लोग एक सर्वर के पास जा रहे थे कि भाई प्लीज मेरा काम कर दो। अब क्या है, अब सिंस यू हैव मल्टीपल पीसीज कनेक्टेड टू ईच अदर, तो कोई भी रिक्वेस्ट एक जगह नहीं आएगी। सो देन यू हैव लोड डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव पैरेलल डाउनलोड्स। पैरेलल डाउनलोड्स का क्या मतलब है कि अब सेम फाइल जो है ना वो अक्सर औकात पता है क्या होगा, समटाइम्स व्हाट विल हैपन इज सेम फाइल जो है उसकी कॉपी मल्टीपल सिस्टम्स पे पड़ी होगी। तो जब एक फाइल की कॉपी मल्टीपल सिस्टम्स पे पड़ी हुई है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज आप पैरेलल डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइल एक पीसी से डाउनलोड कर रहे हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द फाइल दूसरे पीसी से डाउनलोड कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका ऑब्वियसली डाउनलोड टाइम कट इन हाफ हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप पैरेलल दो डाउनलोड्स कर रहे हैं। एंड देन ऑब्वियसली यू नीड नो सिंगल एक्सपेंसिव सेंट्रल सर्वर। अगेन, अब कॉस्ट वाली बात आप एक्सप्लिसिटली नहीं कर सकते, मैंने हर जगह ये लिखा है कि इट डिपेंड्स, राइट। सम केसेस में क्लाइंट सर्वर माइट बी चीपर देन peer to peer, अदर केसेस में peer to peer माइट बी चीपर, so you can't give a sweeping statement। ड्रॉबैक्स क्या है, लोअर सिक्योरिटी, क्योंकि अब अगर एक peer इन्फेक्ट होगा तो देयर इज अ हाई चांस कि सब लोग उसकी वजह से इन्फेक्ट हो जाए। कोई सेंट्रल बैकअप नहीं है। इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इट्स पॉसिबल कि अगर आपका एक peer जो है वो खराब हो जाए, if one peer loses data और उस फाइल की कहीं और कॉपी नहीं थी, तो अब वो फाइल इज गॉन फॉरएवर। नाउ दैट फाइल इज गॉन फॉरएवर। Inconsistent file management, now again it becomes very hard to have the same version of file across the board, right, क्योंकि अब तो क्या है, अब तो आपके पास फाइल की डुप्लीकेट स्टोर्ड है ऑन मल्टीपल पीसीज। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि सब चीजें टाइमली अपडेट हो रही हैं, दैट्स वेरी हार्ड टू डू दैट। अगेन हम वो पहले वाले मसले पे आ गए जिसकी वजह से हम क्लाइंट सर्वर मॉडल लाए थे। एंड अनइवन परफॉर्मेंस, अच्छा ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, अनइवन परफॉर्मेंस। अनइवन परफॉर्मेंस का क्या मतलब है कि देखिए, सपोज मैं एक पीयर हूं और मैं 5 डिफरेंट पीयर्स के साथ कनेक्टेड हूं, ठीक है। तो टोटल कितने पीयर्स जो इस नेटवर्क में, 6। अच्छा, 6 में से 5 पीयर्स जो है ना वो काफी तेज कंप्यूटर्स हैं, बट एक पीयर जो है ना उसका सुस्त कंप्यूटर है। तो नाउ दैट वन स्लो पीयर विल स्लो डाउन द एंटायर नेटवर्क, ठीक है। That one slow peer will slow down the entire network. Now let's talk about network topologies.
So network topology refers to how devices are connected in a network. ठीक है, टोपोलॉजी जनरली कहते हैं किसी जगह के लैंडस्केप किस तरह का है, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं कि जब आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं तो वो किस तरह कनेक्टेड हैं विद ईच अदर। हाँ, so let's see, the first topology that we are going to study is known as the bus topology. So bus topology, ये आप तस्वीर देख लें तो आपको वैसे अंदाजा हो ही जाएगा क्या होती है, बट इसमें होता क्या है बेसिकली कि ऑल डिवाइसेस शेयर अ सिंगल केबल, इसीलिए इसको बस बोलते हैं क्योंकि एक कॉमन एलिमेंट होता है सबके बीच में। तो इट इज वेरी इजी टू एक्सटेंड, एक लंबी सी तार है उसके साथ डिवाइसेस जोड़ी जाओ, तार कम लगेगी आपकी क्योंकि एक अगेन सिंगुलर वायर है, उसको करी जाओ तो वायर कम लगेगी, ठीक है। However, now the con is कि if the main cable fails, the entire network will shut down, ठीक है। अगर मेन केबल खराब हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर आपका पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या है कि सिंस एक केबल सब शेयर कर रहे हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन, so it is highly prone to congestion, मतलब बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि उस एक तार पे कंजेस्शन हो जाए। That's just like समझे आपके शहर की मेन रोड एक ही हो, तो अगर सारा शहर उस एक मेन रोड को शेयर करे तो उधर ट्रैफिक जैम हो जाएगी। सेम गोज फॉर बस टोपोलॉजी, सब लोग सेम वायर शेयर कर रहे हैं एंड इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट फॉल्टी डिवाइस। अब आप अगर इशू आ गया है ना तो बड़ा मुश्किल है टू फिगर आउट कि अच्छा कौन सी डिवाइस की वजह से इशू आ रहा है, कौन से कनेक्शन की वजह से इशू आ रहा है। इट्स वेरी हार्ड टू फिगर दैट आउट, ठीक है। बैंडविड्थ डिवाइड करनी पड़ती है ना, फिर सब में डिवाइड होती है ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, इट इज ऑल्सो द लीस्ट सिक्योर टोपोलॉजी। लीस्ट सिक्योर क्यों है? क्योंकि एक पैकेट जो है दैट नीड्स टू नाउ पास थ्रू ऑल द कंप्यूटर्स, ठीक है। A singular packet needs to pass through all the computers. क्यों? क्योंकि देखिए यहां से एक पैकेट आया, तो सपोज यहां से एक पैकेट आया है फॉर दिस सिस्टम, ठीक है। तो अगर वो यहाँ से आया या सपोज इवन यहाँ से ओरिजिनेट किया इस सिस्टम के लिए, तो इट्स गोइंग टू पास थ्रू ऑल दीज फोर बीच वाले सिस्टम्स एज वेल। So anyone, if they want, can intercept the packet. Bus topology is used only where high speed is not critical because obviously a bandwidth sharing कर रहे हैं, and you have small non-sensitive data. Small data क्या होगा? Congestion के chances कम होंगे क्योंकि data छोटा है। नॉन सेंसिटिव डेटा ताकि अगर बीच में से कोई बंदा इंटरप्रेट कर भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। So now let's get to the next topology which is known as the star topology. Star topology क्या होती है? Star topology says that every device connects to a central switch router या server, ठीक है। आपके घर जो है ना वो जनरली स्टार टोपोलॉजी की एग्जांपल होती है। ऑल ऑफ यू आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल राउटर वाया वाईफाई, सो दैट्स द सेम थिंग एसेंशियली। जो स्टार ही है ना, सब लोग के एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड है। सो इट इज स्टिल इजी टू ऐड और रिमूव डिवाइसेस बिकॉज आपके पास एक सेंट्रल डिवाइस है, उसके अंदर आप जितनी डिवाइसेस ऐड हो सकती हैं ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपने लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ वाया वायर टू माय राउटर और मेरी तार टूट जाती है तो पूरे नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। पूरे नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरा कनेक्शन विद द वाईफाई राउटर टूट जाता है तो पूरे नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सिंगल लिंक फेलियर विल नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। अच्छा, इट इज अ लॉट मोर सिक्योर। क्यों? क्योंकि अब आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं अपनी राउटर से, सेंट्रल डिवाइस से। अच्छा, अब उसमें ऑब्वियसली एक क्लैरिफिकेशन होती है कि अगर तो स्विच यूज कर रहे हैं ना आप, इफ यू आर यूजिंग अ स्विच, तो ये होता है कि पैकेट डायरेक्टली स्विच से इंटेंडेड डिवाइस पे जाता है। और अगर आप हब यूज करें तो सबसे होकर जाता है। अगर आप हब यूज करें तो सबसे होकर जाता है। कंजेशन के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि हर डिवाइस को अपनी तार मिल रही है, ये हर डिवाइस को अपना कनेक्शन मिल रहा है। हाउएवर स्टिल पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका सेंट्रल हब हब जो है, आपका हब या स्विच जो है, अगर उस पर कंजेशन हो जाए, अगर उस पर कंजेशन हो जाए तो फिर ऑब्वियसली कंजेशन हो जाएगी। बट हब्स या स्विचेस जनरली डोंट गेट कंजेस्टेड वेरी इजीली, दे आर हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस। But again, obviously, वही अगर the central device fails, तो again you have a life of single point of failure still. Central device fails, everything fails. So this is used in homes and large organizations जहां पर आपने multiple लोगों को connect करना हो। Mesh topology. Mesh topology बड़ी interesting है। Mesh topology में क्या होता है? Every device is connected to all other devices. Every device is connected to all other devices individually. ठीक है? Directly. Now, this is an extremely reliable topology. This is an extremely reliable topology. क्यों? क्योंकि एक फेलियर से और किसी चीज पे फर्क ही नहीं पड़ता। मसलन ये तार अगर टूट जाती है, अगर ये तार टूट जाती है तो
now while this computer can't talk to this computer, both these computers can still talk to all other computers. ठीक है, both these computers can still talk to all other computers. डायरेक्ट कम्युनिकेशन है डिवाइसेस के बीच में, तो सिक्योरिटी भी एक्सीलेंट है, कहीं और से गुजर ही नहीं रहा, पैकेट सीधा वन डिवाइस टू अदर डिवाइस जाता है. However, it is very expensive to maintain and very hard to set up. क्यों? क्योंकि अब आपने हर कंप्यूटर से बाकी सब कंप्यूटर से एक डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है. So it is usually only used in very highly sensitive places, right? Such as military use करेगी, हॉस्पिटल्स में जो सेंसर्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, गाड़ियों के इंटरनल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं. So last topology that we need to cover is the hybrid topology. Hybrid topology is simply a combination of two or more topologies. ठीक है. It is also very reliable. क्यों? क्योंकि अब आपने क्या किया, आपने मल्टीपल सब नेटवर्क्स बना दिए, तो हर सब नेटवर्क जो है, एक सब नेटवर्क फेल कर जाए उससे बाकी सब नेटवर्क्स को भी फर्क नहीं पड़ेगा. दिस टोपोलॉजी इज वेरी इजी टू ट्रबल शूट. ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रबल शूटिंग बहुत आसान होती है. ओके, एक सब नेटवर्क खराब है उसको आइसोलेट करके आप फिक्स कर सकते हैं. बट अगेन इट इज इवन मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब क्या है, अब देयर आर नेटवर्क्स विद इन नेटवर्क्स, इट बिकम्स इवन हार्ड टू क्रिएट एंड मैनेज. ठीक है, एंड दिस इज usually used when you have to merge different networks together. क्या आपके पास दो existing networks थे and now you need to merge them, तो आप जनरली क्या करेंगे, बजाय इसके कि पूरी reconfiguration करें, आप उन दोनों नेटवर्क्स को इंडिपेंडेंटली रहने देंगे और उनको बस आपस में जोड़ देंगे. So this is where we usually use the hybrid topology. ठीक है. So what is the cloud? ठीक है. Obviously when we talk about cloud computing, बादलों से कोई ताल्लुक नहीं है इसका. ठीक है. So the cloud refers to remote servers that store and process data over the internet. ठीक है. So अब इसमें keywords दो हैं. ठीक है, इस ऑलरेडी इस लाइन में दो keywords आ गए हमारे पास. ठीक है. So the first keyword here is that it's a remote server. किस तरह का सर्वर है? It's a remote server. ठीक है. रिमोट का मतलब है दूर दराज किसी डिस्टेंट लोकेशन पर पड़ा होगा. ठीक है. अच्छा, it's a remote service that stores and process data over the internet. ठीक है. So अब cloud basically क्या होता है? Cloud computing is essentially just a specialized form of a server. ठीक है. The cloud is just a specialized server. So अब how does this work? ठीक है. So cloud computing, just like normal client server communication, will reduce the reliance on local storage and computing power. However, again इसमें important बात क्या है कि data is stored in the cloud. अच्छा, and cloud is hosted where? Now the cloud is hosted on several off-site physical servers. ठीक है. Off-site physical servers. Again, the entire point of the cloud is कि जो cloud के servers है ना, वो दूर दुनिया में कहीं पड़े हैं. हो सकते हैं जिन servers से मैं interact कर रहा हूँ वो I don't know, पाकिस्तान में जो servers हैं, नहीं तो इंडिया के किसी गांव में उन्होंने बड़ा सा वेयर हाउस लिया होगा जहां पर उन्होंने अपना सोलर सब कुछ सेटअप करके servers चलाए होंगे. ठीक है. That's how cloud works. Many off-site physical servers. अच्छा, but what exactly is cloud computing? And once you understand cloud computing, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा how it's different from normal servers. ठीक है. So cloud computing is on demand delivery of IT resources. ठीक है. servers में हमने कहीं ये on demand वाले आइडिया की बात नहीं की थी. So on demand delivery का क्या मतलब है कि आपको जब जितनी स्टोरेज चाहिए, जितना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई कंप्यूटिंग पावर चाहिए, जब जितनी चाहिए तब उतनी मिल जाएगी. ठीक है. It allows files and services to be accessed anytime, anywhere, as long as there is an internet connection. अब अगेन विद सर्वर आपका हो सकता था लोकल नेटवर्क पे कनेक्टेड होता. क्लाउड जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही है, तो दुनिया में आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट्स लुक एट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और समझ आ जाएगी. ठीक है. So what are the advantages of cloud computing? So the advantages of cloud computing include accessibility, कि आप डेटा को anywhere from, you can access the data from any device anytime from anywhere, right? Then you have the option of backup and recovery. So cloud generally provides more reliable remote backup options. ठीक है. So because ये पूरी एक building ही dedicated है to special servers. ठीक है. ये पूरी बिल्डिंग ही जो है दिस इज डेडिकेटेड टू स्पेशल सर्वर्स. तो क्या होता है कि इट हैज द एबिलिटी टू प्रोवाइड बेटर बैकअप. मतलब आपका डेटा जो है मल्टीपल सर्वर्स में स्टोर होगा इन मल्टीपल रिमोट लोकेशंस, तो आपके लोकल डिवाइस फेल भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. देन देयर इज द आइडिया ऑफ स्केलेबिलिटी.
cloud can offer almost an unlimited storage. आपको जितना डेटा चाहिए you can just buy more and more from cloud storage, right? क्योंकि ये companies, the companies which actually provide cloud storage या cloud computing, for instance, the companies which provide cloud services, for instance, इन companies की खास बात क्या होती है कि they're obviously operating at such a massive level कि उन्होंने इतना ज्यादा डेटा खरीदा हुआ, इतनी ज्यादा चीजें खरीदी हुई कि आपके यूज केस में तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता ना, आपको जितना चाहिए, मतलब यू नीड अ पीटाबाइट ऑफ डेटा, दे विल गेट यू अ पीटाबाइट ऑफ डेटा। ठीक है, एंड देन द बेस्ट थिंग इज कॉस्ट फ्लेक्सिबिलिटी, कि डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस, so now this is known as a pay as you go model, this is known as a pay as you go model, मतलब आपका यूज केस जैसे जैसे चेंज होता जाएगा आपकी प्राइसिंग वैसे वैसे चेंज होती जाएगी। किसी महीने आप ज्यादा डेटा कंज्यूम करेंगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम डेटा कंज्यूम करेंगे तो आपको कम डेटा पैसे देने पड़ेंगे। मेक सेंस? Cloud is not just storage, it is a server, so you have storage, you have uh, processing power, everything that a normal server provides, the cloud provides as well। अब डिसएडवांटेजेस स्लैश लिमिटेशंस क्या हैं क्लाउड की? सो अगेन इंटरनेट डिपेंडेंसी, इंटरनेट गया तो आपका सारा डेटा अनएक्सेसिबल हो जाएगा। लिमिटेड कंट्रोल, यूजर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, द हार्डवेयर एंड द बैकअप प्रोसीजर यूज्ड। सो द थिंग इज के while the system has yet to be broken, however, you as an end user have no control over it। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार अच्छा इस डेटा को ज्यादा सिक्योर कर दो, इसके 3 बैकअप्स बना दो, वो जिस तरह क्लाउड ने ऑपरेट करना है उसी तरह ऑपरेट करना है। ठीक है, ओके। देन यू हैव द कॉस्ट रिस्क, राइट? कि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करें तो आपकी कॉस्ट लोकल स्टोरेज से ज्यादा बढ़ जाती है। यू नीड टू फिगर आउट कि आपकी कॉस्ट जो है, सर रिमेंबर क्लाउड की कॉस्ट फ्लेक्सिबल तो होती है फॉर श्योर, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि क्लाउड की कॉस्ट कम हो कंपेयर टू लोकल सॉल्यूशंस। यू नीड टू फिगर आउट। प्लस देन यू आल्सो हैव द डेटा यूसेज का पैसे टू, एक सेकंड, हाँ, plus you also have like the data usage which you have to factor in, right, when you're using the internet। So for instance आपने अगर मोबाइल पे, so for all the Pakistanis, uh, आपने अगर मोबाइल पे पैकेज कराया हो तो आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गीगाबाइट्स परचेज किए होते हैं अपने आईएसपी से, राइट? सो अब आप अगर क्लाउड पे डेटा एक्सेस कर रहे हैं, आपने एक मूवी क्लाउड पे डाली हुई है, आप वहां पे देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका डेटा कंज्यूम होगा, राइट? सो दैट कॉस्ट आल्सो क्रीप्स इनटू योर क्लाउड यूजेज की कॉस्ट। अगर since you have no control, so agar the cloud provider loses all your data, then all your data is gone। Then there is always the risk of unauthorized access to sensitive data by staff or hackers, right? So it's possible कि एक hacker है और वो आपका data जो है वो access कर ले। Again ये वही बात है कि it's unlikely but still a possible, it's not a probability but it's still a possibility। सो अब अगेन कुछ फायदे देख लेते हैं क्लाउड के। ठीक है, सो अनदर फायदा ऑफ द क्लाउड इज कि डेटा रिडंडेंसी। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस बट लेट मी गो ओवर इट वन मोर टाइम, लेट मी गो ओवर इट वन मोर टाइम फॉर यू। ठीक है, वेट, ये सही शेयर क्यों नहीं हो रहा? एक सेकेंड, हाँ, ओके, एक सेकेंड, वेट, लेट मी, ओके, या सो आई वाज सेइंग कि डेटा रिडंडेंसी होती है कि क्लाउड आपका डेटा मल्टीपल सर्वर्स एट डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर करता है, ताकि अगर एक जगह से आपका डेटा चला भी जाए तो ज्यादा मसला ना हो, योर डेटा इज स्टिल अवेलेबल टू एक्सेस, राइट? अगेन यू स्टिल सरेंडर फुल कंट्रोल ऑफ द फिजिकल एंड द लॉजिकल सिक्योरिटी। आपके एट द एंड ऑफ द डे आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। सम ऑफ द मेजर कंसर्न्स इंक्लूड द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा सेंटर, कोई ब्रीच कर ले, लिटरली आके सर्वर्स चोरी करके ले जाए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स, सैलाब आ जाए तो क्या होगा, एम्प्लॉइज एक्सेस कंट्रोल। अगेन जो आप में से कई लोग बात करते हैं कि कैन द इंटरनल स्टाफ मिसयूज, अब वो बात ये है कि these companies are so big that they try to enforce such regulations कैसे ना हो गए, but it's still always a possibility, right? अच्छा, so types of cloud systems। अच्छा, types of cloud systems, well there's the public cloud which is owned by external providers such as Google Cloud for instance, right? So ये क्या, ये एक कंपनी ने क्लाउड बना लिया है and now they share it with multiple other clients जिसने आने हैं उनसे खरीद लें। सो सिंस ये कंपनीज इतने बड़े स्केल पर ऑपरेट कर रही होती हैं तो देयर क्लाउड्स आर जनरली वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अच्छा, अब इसके कंपैरिजन में आते हैं प्राइवेट क्लाउड्स। प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी के लिए क्लाउड बनाया जाए।
ठीक है, तो अब ऑब्वियसली ये उस स्केल पे तो नहीं बनाओगे आप, क्योंकि आपका यूजेज ही उस स्केल पे नहीं होगा। इमेजिन प्राइवेट क्लाउड एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी यूज कर रही हो तो कितने डेटा यूज कर लेगी, वर्सेस गूगल क्लाउड जिसमें दे हैव लाइक मिलियंस और परहैप्स इवन आई डोंट नो अ बिलियन यूजर्स, आई एम नॉट श्योर, बट यू नो सो मेनी डिफरेंट यूजर्स। तो आप क्योंकि उस स्केल पर ऑपरेट नहीं कर पाते, तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्केलिंग, obviously it will be a bit more expensive, but then you can make sure that it is more secure, regulated according to the things you want. And then the last way of using clouds is known as the hybrid cloud, which is essentially a mix of both, कि जो sensitive data उसको आप private cloud पे रखें और बाकी सारा data public cloud पे रखें. So this is easy, right? अच्छा. So now let's talk about cloud software. So the idea is that cloud computing isn't just limited to storage, as I've been emphasizing. Storage के अलावा एक तो processing power भी होती है, but then there is also software. This is known as software as a service. जिसमें क्या होता है कि you don't physically own the software, but the software is being provided to you as a service. So examples include Google Docs, Microsoft 365, Microsoft Teams. I think it's been renamed. No, it's not been renamed. But हाँ, तो Microsoft 365, Zoom, इस तरह के जितने फीचर्स हैं जो मतलब ऑनलाइन चल रहे हैं बट यू कैन यूज देम, ठीक है। सो इसमें होता क्या है कि द सॉफ्टवेयर इज होस्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है। जो बंदा क्लाउड ओन करता है वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। यूजर्स डोंट नीड टू इंस्टॉल और अपडेट एनीथिंग लोकली, आपको कोई लोकल काम करने की जरूरत नहीं है। इट विल इवन वर्क ऑफलाइन, आपका डेटा जो है वो सिंक होता जाएगा। सम सॉफ्टवेयर्स वर्क ऑफलाइन, सम डोंट, लाइक गूगल डॉक्स डज नॉट, Microsoft 365 on the other hand does. We talked about this thin client thick client में भी। Google Drive is a public cloud ना, anyone can use it. All clouds are managed by data centers. And then, you know, there are multiple web-based apps, some of which do stop functioning without internet, others don't. But they're all what? They're managed and hosted on the web. So आपको locally कुछ नहीं करना पड़ता. So all these are known as cloud softwares. Ka to talk about wired and wireless networking. So wired and wireless networking. अच्छा जी. So we'll start with wireless networking. ठीक है? So wireless networks use इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा विदाउट फिजिकल केबल्स, मतलब इनको केबल्स की जरूरत नहीं होती डेटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब कॉमन वायरलेस टेक्नोलॉजीज इंक्लूड वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव बेस्ड सैटेलाइट। सो लेट्स स्टार्ट by talking about Wi-Fi. So what is Wi-Fi? Well, Wi-Fi uses radio waves, ठीक है? So the kind of waves that Wi-Fi uses are radio waves, and they're typically in 2.4 to 5 gigahertz का frequency band, ठीक है? It employs spectrum and frequency hopping techniques to reduce interference. अच्छा, you do not need to know ये techniques क्या होती हैं, बस ये नाम याद कर लेना, ठीक है। Spread spectrum and frequency hopping techniques to reduce interference. अच्छा, it enables connection to the internet via wireless access points, ठीक है। वाईफाई कैसे enable करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी यूजिंग वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स। इसकी रेंज होती है, मतलब रफली स्पीकिंग 100 मीटर्स। 100 मीटर इज लाइक द अपर बाउंड ऑफ द रेंज, इतनी यूजुअली नहीं होती, बट यू नो इफ यू हैव रियली गुड वाईफाई राउटर्स यू कैन से कि अच्छा 100 मीटर तक वाईफाई हो सकता है। सब वाईफाई के यूज केसेस के हैं। सो वाईफाई के प्राइमरीली यूज केसेस हैं, होम नेटवर्क्स में होता है, पब्लिक एरियाज में हॉटस्पॉट्स होते हैं वहाँ होता है, ऑफिस स्कूल्स इस तरह की जगहों पर होता है, राइट। सो वी ऑल नो वाईफाई। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लूटूथ। So what is Bluetooth? So I'm sure you guys know Bluetooth क्या होता है, right? You've connected your devices using Bluetooth. You don't need to know what frequency hopping. You do not need to know what frequency hopping is. Bluetooth uses again radio waves. This time क्या है? Bluetooth is centered on 2.45 gigahertz वाली range. अच्छा, okay, perfect. So again it uses frequency hopping to avoid interference. अच्छा, Bluetooth क्या होता है? Relatively shorter range होता है, ठीक है। Bluetooth क्या होता है? It is a relatively shorter range protocol, and again it is used for uh, things such as wireless headphones, smartwatches, and short distance file sharing, ठीक है। So I don't know if you ever shared file using Bluetooth, but होती है। So now let's talk about microwaves. माइक्रोवेव्स क्या होते हैं? एक तो वो होते हैं जिनके अंदर आप रात को खाना गर्म करते हैं जब अम्मा सो जाती हैं, ठीक है।
लेकिन जिन माइक्रोवेव्स की हम बात कर रहे हैं, सो दे आर वेल एसेंशियली होती है वो सेम ही है। बस वो माइक्रोवेव ovens होते हैं, ये माइक्रोवेव्स जो होती हैं देर यूज्ड इन कम्युनिकेशन। ठीक है। सो माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडार सिस्टम्स, पॉइंट टू पॉइंट बैकबोन लिंक्स। ठीक है, कोई सेल टावर्स वगैरह हैं उनकी लिंकेज के लिए यूज होती हैं। एंड वाईफाई जब 5 गीगाहर्ट्ज बैंड में होता है तो वो भी माइक्रोवेव रेंज में चल रहा होता है। ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू इंफ्रारेड। सो इंफ्रारेड अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। अच्छा, इंफ्रारेड की गेम क्या है कि इंफ्रारेड इज लाइन ऑफ साइट ओनली। अभी तक हमने जितनी वेव्स पढ़ी है ना, वो क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, so they can penetrate through walls, doors, and like they can penetrate through a lot of solid objects. Infrared waves cannot penetrate through the objects. ठीक है। So your remote controls, for instance, like at least the older remote controls used infrared. ACs के usually अभी भी करते हैं, अब अक्सर Bluetooth connectivity वाले भी होते हैं, but generally they use infrared. So they're used in remote controls, short range indoor communication, and पुरानी devices में अक्सर इस्तेमाल होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अच्छा, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों है हमें। ठीक है। सो दैट्स द मेन थिंग इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो अब आप देख रहे हैं ये दो टावर्स जो हैं, सो दीज टू टावर्स आर फेसिंग अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज allegedly the earth is not flat, right? क्योंकि the earth is not flat is what scientists want you to believe, or maybe it's actually not flat, who knows. अच्छा, so as I was saying, हाँ, because the earth is egg shaped, या जिसको हम ग्लोब बोलते हैं colloquial terms में, तो क्या होता है कि आपके अर्थ के कर्वेचर की वजह से ना, अब देखें, अगर दो टावर्स यूं आमने सामने लगे हों तो दे कैन easily communicate with each other, बट बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर ये टावर्स एक दूसरे से यूं डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। राइट, बीच में ये अर्थ आ रही है पूरी की पूरी। सो व्हाट यू डू इज यू यूज सैटेलाइट्स। सो सैटेलाइट्स क्या करती हैं, सैटेलाइट्स आर बेसिकली मिडलमैन। राइट, सो ए क्या करेगा, ए ने अगर बी से बात करनी है ना तो वो सैटेलाइट को कहेगा कि यार ये बात बी तक पहुंचा दो। सैटेलाइट का स्पेसिफिक पर्पस है वो ये है कि ये जो टावर्स आपस में बात नहीं कर सकते उनको इनेबल कर दें। दैट्स द पर्पस दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द सेक ऑफ योर एग्जाम। अच्छा, सो नाउ लेट्स लुक एट बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ वायरलेस मीडिया। बेनिफिट्स क्या हैं? ऑब्वियसली सबसे बड़ा बेनिफिट ये, कोई केबल नहीं है, वेरी इजी टू इंस्टॉल, आराम से प्लग इन प्ले सिस्टम आराम से इंस्टॉल करें और चलाएं। सपोर्ट्स मोबाइल डिवाइसेस से कनेक्ट करना अब आसान हो गया क्योंकि अगेन कोई केबल नहीं है, प्लस लाइक मोबाइल फोन्स फॉर इंस्टेंस के अंदर तो स्लॉट की जगह ही नहीं होती। एंड देर यूजफुल, वेरी यूजफुल इन एरियाज जहाँ पर केबलिंग इज डिफिकल्ट और कॉस्टली। अच्छा, ड्रॉबैक्स क्या हैं? सो द ड्रॉबैक्स आर दैट इट इज़ मोर वल्नरेबल टू हैकिंग। ठीक है, यू नीड टू इनक्रिप्ट योर डेटा बिकॉज वायरलेस है ना, तो कोई भी मतलब लिटरली रास्ते में सिग्नल इंटरप्रेट कर सकते हो, सो यू नीड टू इनक्रिप्ट योर डेटा। देन इट इज़ प्रोन टू इंटरफेरेंस। ठीक है, वायरलेस सिग्नल है, रास्ते में और सिग्नल्स आएंगे, इंटरफेयर करेगा सिग्नल ट्रांसमिशन में। इट इज़ स्लोअर देन वायर्ड बट इट इज़ ऑब्वियसली इम्प्रूविंग, आहिस्ता आहिस्ता तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। एंड सिग्नल डिग्रेडेशन ऑल्सो occurs। वायरलेस में सिग्नल डिग्रेडेशन जल्दी होती है बिकॉज द सिग्नल इज ऑलवेज फाइटिंग लाइक photons, air molecules and whatnot. So these are the benefits and drawbacks of wireless networking. So now obviously वायरलेस नेटवर्किंग के बाद हमारे पास आती है वायर्ड नेटवर्किंग। So wired networking uses physical cables to transmit data using electrical signals or light pulses. ठीक है, we'll study both. There are three main types of wired networking schemes, right? So the first one is a twisted pair cable. ठीक है, twisted pair cable क्या होती है? It is made up of copper wires that are twisted together, और इनको ट्विस्ट करने से क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है ना, सो लाइक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस टू योर केबल्स, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, दे आर यूज मोस्टली इन लैन नेटवर्क्स। सो जो ईथरनेट केबल होती है ना, वो बेसिकली आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। सो उसको आप देखें तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर छोटे छोटे ट्विस्टेड पेयर्स ऑफ वायर्स होते हैं। सो ये देखें लेफ्ट पे है, सो दिस इज अ ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, ट्विस्टेड पेयर्स ऑफ केबल्स होते हैं क्वाइट लिटरली। ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास आती है कोएक्सियल केबल। अगेन पहले देख लें, ये दरमियान वाली जो तार है,
दिस इज नोन एज अ कोएक्सियल केबल। अच्छा, अब ये क्या होती है? So it consists of a central copper conductor surrounded by insulation, shielding and outer casting, right? सेंट्रल कॉपर कंडक्टर, उसके अराउंड इंसुलेशन है, फिर शील्डिंग है, फिर दोबारा इंसुलेशन है। ठीक है। सो इसके फायदे क्या होते हैं? ऑब्वियसली लो इंसुलेशन, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, इजी टू हैंडल, लो। अच्छा, अब इसका मसला ये है कि इसकी बैंडविड्थ फाइबर की निस्बत कम होती है। बट व्हाई आर वी गोइंग थ्रू ऑल दिस इंसुलेशन एंड ऑल? वेल, द रीजन फॉर दैट इज कि इट बिकम्स मोर रेजिस्टेंट टू इंटरफेरेंस, इट बिकम्स मोर रेजिस्टेंट टू इंटरफेरेंस। ठीक है। वो जो ऊपर कॉपर शील्डिंग है ना, जो ये मैश शील्डिंग है, ये कॉपर मैश जो है, दिस बेसिकली मेक्स दिस सेव्स दिस सिग्नल दैट इज बीइंग कैरिड इन द वायर फ्रॉम इंटरफेरेंस। जो भी इंटरफेरेंस है वो ये शील्ड जो है ना, ये रोक लेती है, यहां तक पहुंचने नहीं देती उसको। ओके। So lastly, we get to fiber optic cables, which is the current state of the art. ठीक है? So fiber optic cables carry light pulses to carry data via total internal reflection. Total internal reflection क्या होती है कि you have a piece of glass. ठीक है? So for those of you who don't know, total internal reflection होती है कि you have a piece of glass. अब इसके अंदर लाइट इस तरह रिफ्लेक्ट हो, ऐसे एंगल पर हिट करे कि सारी की सारी लाइट जो है ना, वो अंदर ही रह जाए। एंड आप में से जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, यू मस्ट नो द डिटेल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल। मुझे भी ए लेवल्स में याद थी, अब मुझे बिल्कुल नहीं याद कितने एंगल पे होती है। अब मुझे बिल्कुल नहीं याद कैसे कैलकुलेट होती है। यही तो, दीज आर द मेन केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, विच इज द फास्टेस्ट वे टू कैरी इंटरनेट। ठीक है। यस, क्रिटिकल एंगल इज व्हाट इट वाज कॉल्ड, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द टीआईआर होती है। एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ, लॉन्ग डिस्टेंस कैपेसिटी, they're immune to electrical interference because लाइट कैरी कर रहे हो। ठीक है। वेरी फास्ट, लो सिग्नल लॉस, लाइट वेट बट एक्सपेंसिव। अब अगेन ऑब्वियसली शीशे की तार बना रहे हो आप, तो एक्सपेंसिव तो होगी। एंड अगेन, शीशे की तार है तो फ्रेजाइल भी होगी, राइट? इट विल ब्रेक इफ इट्स बेंट, क्योंकि अगेन शीशे की तार है। वन वे सिग्नल फ्लो, सो एक तार जो है वो या टू जा सकती है या फ्रो जा सकती है, इसीलिए आपको ज्यादा तारें चाहिए होती हैं। सो दिस इज व्हाट एन ऑप्टिकल फाइबर केबल काइंड ऑफ लुक्स लाइक। ठीक है। अगेन, यू डोंट नीड टू एक्चुअली मेमोराइज, एंड इट ट्रांसमिट्स डेटा ओनली, नॉट इलेक्ट्रिकल पावर। सो जिस तरह हमारी टेलीफोन की तार होती है ना, उसको, उसके अंदर करंट भी होता है, आपकी केबल की वायर के अंदर भी करंट होता है। सो इसके अंदर करंट नहीं ट्रांसमिट होता, ओनली एंड ओनली डेटा। लाइट है ना, बाकी दोनों क्या यूज करते हैं? कॉपर है तो दे यूज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली मीन सम अमाउंट ऑफ करंट, इसमें करंट नहीं ट्रांसमिट होता। So this is a small comparison which you can look into whenever you want to. We'll just move on to network hardware requirements। ठीक है। सो अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि मैंने क्यों इससे पहले आपको थोड़ा सा P2 पढ़ा दिया था, ताकि आप लोग बोर होके भाग न जाओ। सो लेट्स सी सम ऑफ द डिस्टिंक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ हार्डवेयर जो हमें चाहिए होता है। ठीक है। सो वील बिगिन विद द हब। So hubs were a very basic device that have now been kind of replaced by a switch, but well, hubs are a part of your syllabus, so we'll have to study them. So hub क्या करता है? एक LAN के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है सिंपली। ठीक है। सो अ हब कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन अ LAN। फॉर इंस्टेंस, स्टार टोपोलॉजी के सेंटर में जो डिवाइस लगी हुई थी ना, दैट कैन बी अ हब। सो नाउ व्हाट अ हब डज इज कि अगर ये व्हेन इट रिसीव्स अ डेटा पैकेट, it broadcasts that packet to every device connected to it। ठीक है। Regardless of the intended destination, it broadcasts the packet to every device connected to the hub। So obviously that means what? That means कि hubs aren't really nice when it comes to security, right? They're not secure, सबको data भेज रहे हैं। And they're also wasting bandwidth। It's not just about security, it's about the fact कि in that time आप दूसरी device को उसका relevant data भेज सकते थे। So it's also got something to do with bandwidth। So hubs can be wired or wireless, but they're basically considered obsolete because of हमारे पास switches आ गए। So a switch is an intelligent device that connects multiple devices in a LAN। So unlike a hub, it reads the destination MAC address in the backend and forwards it only to the intended recipient। ठीक है। So switch will forward data only to the intended recipient, मेकिंग इट मच मोर एफिशिएंट एंड सिक्योर। हब बेसिकली जहाँ पे आपका सिक्योरिटी ऑफ डेटा क्रिटिकल नहीं है, कोई भी ऐसी सेटिंग है, कोई ऑफिस
स्कूल ऐसी जगह तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स कि रिक्वायरमेंट है या नहीं आपकी सेफ्टी की। सो इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली अब क्या है कि एफिशिएंट बैंडविड्थ यूज़ होगा, सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, एफिशिएंट बैंडविड्थ यूज़ होगा, देयरफॉर नेटवर्क कंजेशन कम होगी। अगेन दे कैन बी वायर्ड और वायरलेस, डिपेंड्स, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी इज वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स जहाँ पर यूज़ होते हैं स्विचेस भी। रिपीटर क्या होता है? So a repeater basically boosts and amplifies weakened signals. Signals जैसे जैसे ट्रैवल करते हैं whether they're wired or wireless, they weaken. तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक repeater to kind of speed up the signals. अच्छा, now let's talk about a bridge. So a bridge connects two LAN segments or subnets that use the same protocol. ठीक है, अब गौर से सुनिएगा। ब्रिज क्या करता है? दो लैन्स या दो सब नेटवर्क्स जो सेम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो उनको आपस में कनेक्ट कर देता है। रिपीटर, अच्छा हाँ, रिपीटर एम्पलीफाइज नॉइज। सो बेसिकली रिपीटर का मसला क्या होता है कि सिंस रिपीटर इज गोइंग टू एम्पलीफाई ऑल द सिग्नल दैट इट्स गेटिंग, तो अगर आपके सिग्नल में कोई नॉइज है ना, तो रिपीटर उसको भी एम्पलीफाई कर देगा, which is obviously something that you don't really want, right? Which is obviously something that you don't want. You don't want noise to be amplified. अच्छा, moving on. Bridge की बात हो गई. Now let's talk about a router. What does a router do? Well, routers connect similar networks, such as connecting a LAN to a WAN. ठीक है. They also perform route optimization and traffic management. So, routers and repeaters perform very different functions. ठीक है. आप जब घर के राउटर की बात करते हो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। घर के राउटर की बात करें, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो राउटर्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि नेटवर्क के बीच में पैकेट्स को राउट करना, ठीक है, कि किस पैकेट को कहाँ भेजना है, कहाँ से भेजना है। एंड सेकेंडली कैलकुलेट्स बेस्ट पाथ फॉर द पैकेट, के ऑप्टिमल पाथ क्या है पैकेट का। सो मोस्टली आपके जो होम नेटवर्क्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजिंग अ राउटर, एंड राउटर्स कैन आइदर बी वाइड और वायरलेस। हम जनरली वाइड राउटर्स ही देखते हैं। Gateways. So, what is a gateway? A gateway connects dissimilar networks that use different protocols. ठीक है? तो फॉर इंस्टेंस आईपी को इंटरनेट प्रोटोकॉल को ब्लूटूथ से आपने अगर कनेक्ट करना हो, दैट्स जस्ट एन एग्जांपल, बट बेसिकली networks that use dissimilar or different protocols are connected using a gateway. It performs protocol conversion, acting as a translator and entry exit point for leaving and entering data. So basically a gateway is कि अगर दो different networks हैं तो उनके बीच में ब्रिज कह लें, दरवाजा कह लें, जो भी है वो आपका गेटवे होता है, ठीक है। So gateways can also serve different functions such as they also contribute to routing the packets, तो आप उसको राउटर भी कह सकते हो। आप गेटवेज के अंदर रूल्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो, एंड रूल्स ऑफ द इंटरनेट के, अच्छा किधर से डेटा आ रहा है तो उसको रिसीव करना है, किधर से डेटा आ रहा है तो उसको रिजेक्ट करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फायरवॉल, ठीक है। एंड समटाइम्स गेटवेज कैन ऑल्सो एक्ट एज सर्वर्स, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मॉडेम। सो अ मॉडेम, जिसको हम यूजुअली क्या कहते हैं, मेरा वाईफाई मॉडेम, राउटर मॉडेम एक ही चीज को कहते हैं। असल में दैट्स मोर ऑफ अ टू इन वन सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है। सो मॉडेम बेसिकली स्टैंड्स फॉर अ मॉड्यूलेटर एंड अ डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। सो अ मॉडेम, व्हाट डज इट डू? इट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा from a computer into analog signals for transmission over analog infrastructure। मतलब हमारी जो टेलीफोन लाइंस होती हैं इंटरनेट के लिए, so we often use telephone lines, right? So telephone lines are analog and our data is digital. So and similarly, जब डेटा एनालॉग लाइन से आ रहा हो तो उसे डिजिटल में कन्वर्ट करना है, सो दैट आवर कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। सो ये काम कौन करता है? ये काम करता है एक मॉडेम। जिस तरह हमने एडीसीज पढ़े थे ना साउंड में, अब आगे मॉडेम्स, ठीक है। फंक्शन क्या है इनका? दे अलाउ डिजिटल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ओवर एनालॉग लाइंस एंड कनेक्ट्स, हेल्प्स यू कनेक्ट टू द आईएसपीज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। So we same बात, combined router modem units are in home, integrating both functions into one box. You know that. Okay. So now let's talk about a NIC. So what's a NIC? Well, a NIC is required in every network enabled device, ठीक है? So a NIC is present in every network enabled device, ठीक है? कोई भी network enabled device आप देख रहे हो अपने इर्द गिर्द, उसके अंदर निक मौजूद होता है। निक क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सो एज द नेम सजेस्ट, इट प्रोवाइड्स फिजिकल इंटरफेस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। अच्छा, अब निक जो होता है उसके अंदर
आपका मैक एड्रेस भी प्रेजेंट होता है, हर डिवाइस का मैक एड्रेस प्रेजेंट होता है निक के अंदर। इनका फंक्शन बड़ा सिंपल है, इट अलाउज वाइड नेटवर्क कम्युनिकेशन यूजिंग ईथरनेट। ठीक है, निक क्या करेगा? वाइड नेटवर्क कम्युनिकेशन थ्रू ईथरनेट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, तो अब गेस करें वायरलेस निक क्या करेगा? ऑब्वियसली वायरलेस कम्युनिकेशन थ्रू ईथरनेट प्रोवाइड करेगा, टू इंटरनेट प्रोवाइड करेगा वाया वाईफाई। अच्छा, लास्ट चीज, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। सो लास्ट चीज, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। What does a wireless access point do? So a wireless access point extends a wired network by allowing wireless devices to connect to it. So आपका जो router modem amalgamation होती है, that's also your wireless access point. So it is the device that is allowing a bridge between the wired and the wireless network, right? वो wireless network create कर रहा है, और wireless network पे जो आप data transmit कर रहे हैं उसको wired network के through route कर रहे हैं जहां भी करना है। We are going to study about bit streaming. So, bit streaming क्या होती है? So, bit streaming is the continuous transmission of data, typically video or audio, as a sequence of bits over a network. ठीक है, so bit by bit अगर आप एक वीडियो या ऑडियो को नेटवर्क पर ट्रांसमिट कर रहे हो तो दिस इज नोन एज बिट स्ट्रीमिंग। ठीक है, इट रिक्वायर्स हाई स्पीड ब्रॉडबैंड एंड बफरिंग टू इंश्योर स्मूथ प्लेबैक। ठीक है, नॉट जस्ट ट्विच, इवन यूट्यूब, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, एवरीथिंग इज बिट स्ट्रीमिंग। ठीक है, सो इट इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर लार्ज फाइल्स, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप पूरी फाइल इकट्ठी नहीं भेज रहे, आप फाइल को बिट बाय बिट बाय बिट बाय बिट भेज रहे हो। ठीक है, एंड इट अलाउज प्लेबैक विदाउट हैविंग टू डाउनलोड द एंटायर फाइल। ऑब्वियसली अगर आप बिट बाय बिट भेज रहे हो तो यू आर अलाउइंग प्लेबैक विदाउट हैविंग टू डाउनलोड द एंटायर फाइल। डेटा इज ऑफ्टन compressed बिफोर ट्रांसमिशन टू सेव बैंडविड्थ। बफरिंग होता है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और वो चलते चलते एकदम फंस जाए और फिर वो लोड और फिर वो दोबारा चले? सो ये जो द इंटायर प्रोसेस ऑफ फंसना एंड लोड होना होता है ना, दैट्स नोन एज बफरिंग। सो ये नहीं होती ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, सो द बिट स्ट्रीमिंग मैकेनिज्म, सो मैकेनिज्म क्या होता है? सो पहले तो आप फाइल को कंप्रेस कर लेते हो थोड़ा बहुत, राइट? सो यूजिंग द कंप्रेशन मैकेनिज्म, जो भी कंप्रेशन मैकेनिज्म यूज करना है, आप फाइल को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर लेते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, आप अपनी वीडियो को ट्रांसमिट करते हो एज अ कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बिट्स। ठीक है, मतलब बिट बाय बिट ट्रांसमिट करी जाते हो। अच्छा, अब ये वीडियो होती कहाँ है इनिशियली? सो ये वीडियो होती है ऑब्वियसली एट द सर्वर। ठीक है, सो द वीडियो इज होस्टेड ऑन द सर्वर एंड इज स्ट्रीम्ड इनटू द क्लाइंट्स बफर। अच्छा, बफर क्या होता है? सो क्लाइंट का बफर होता है टेम्पररी मेमोरी। हम सबके सिस्टम्स में ना, सो ऑल दीज एप्स दैट वी यूज जो वीडियोस से डील करती हैं, दे हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्पररी मेमोरी, जो क्या करती है, जो बेसिकली वीडियो प्ले होने से पहले वीडियो को स्टोर करती है। सो अगेन आई विल टेक यू बैक टू यूट्यूब। हैव यू एवर नोटिस कि यूट्यूब पर जो रेड लाइन चल रही होती है, जो रेड प्रोग्रेस बार चल रही होती है यूट्यूब वीडियो की, उसके साथ थोड़ा सा आगे उससे एक ग्रे कलर की प्रोग्रेस बार भी चल रही होती है, राइट? उससे आगे ग्रे कलर की प्रोग्रेस बार भी चल रही होती है, छोटी सी। एंड अगर आप उस ग्रे बार से आगे कहीं क्लिक करते हो तो एक सेकंड आपकी वीडियो लोड होना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दैट ग्रे बार बेसिकली रिप्रेजेंट्स योर बफर। कि अच्छा, दिस, आप रेड बार रिप्रेजेंट यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है, एंड द ग्रे बार रिप्रेजेंट्स कि यहाँ तक आपने वीडियो जो है वो रिसीव कर ली है। सो दिस वीडियो इज लोकली ऑन योर डिवाइस, आपको इंटरनेट से फेच नहीं करनी पड़ेगी। सो द डेटा ट्रांसफर रेट इनटू द बफर मस्ट बी फास्टर देन द प्लेबैक रेट टू प्रिवेंट लैग। ऑब्वियसली आपके बफर में डेटा ज़्यादा तेज आए और आपका प्लेबैक स्लो हो तभी बफरिंग अवॉइड होगी, मतलब दैट मेक सेंस, राइट? अच्छा, अब ये दो की टर्म्स हैं जो मतलब आपको टेक्निकली याद करना ज़रूरी नहीं है, तो विल जस्ट क्रॉस देम आउट, लो वाटर मार्क और हाई वाटर मार्क। ठीक है, बट दे बेसिकली रिफर टू द मिनिमम डेटा दैट इज needed in the buffer for playback. So moving on to types of bit streaming. So we have on demand bit streaming. ठीक है, we have on demand bit streaming. On demand bit streaming क्या होती है? On demand bit streaming होती है कि you have a video that is pre-recorded. आपने एक वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके कंप्रेस करके सारा कुछ करके एक सर्वर में रख दी हुई है और उसका लिंक अवेलेबल है। अब कोई भी यूज़र जो है ना, वो उस लिंक को क्लिक करेगा तो वो टेम्परेरली डाउनलोड होती जाएगी, मतलब उसके बफर में डाउनलोड होती जाएगी और वो यूज़र उसको देख सकेगा।
अब ऑन डिमांड में क्या होता है कि आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड, जो चाहो कर सकते हो, बिकॉज समथिंग ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड कोडेड एंड व्हाट नॉट, ठीक है। रियल टाइम बिट स्ट्रीमिंग ऑन द अदर हैंड इज व्हाट कैप्चर्स लाइव इवेंट्स, ठीक है। सो सपोज कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है, समर स्लैम हो रहा है, इन इवेंट्स को जब आप कैप्चर करते हो दैट इज रियल टाइम में, ठीक है। तो these are encoded immediately and then streamed to the server। जैसे जैसे वीडियो बन रही है साथ साथ उसकी इनकोडिंग हो रही है और उसको सर्वर पर अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें जनरली आप पॉज, रिवाइंड एंड फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई है कि आप पॉज और रिवाइंड तो कर सकते हो, बट फास्ट फॉरवर्ड तो फिर भी नहीं कर सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है बिट रेट। बिट रेट क्या होता है? So the bit rate is the amount of data that is transmitted per unit time, ठीक है। So जितना ज़्यादा बिट रेट होगा आपकी वीडियो या ऑडियो की क्वालिटी ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा होगी, लाइक उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। हायर द बिट रेट बेटर द वीडियो क्वालिटी यू गेट। अच्छा, बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होती है द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी, ठीक है। कोई भी कनेक्शन है उसकी एक मैक्स कैपेसिटी होगी ना, तो अब ऑब्वियसली आप जितना बिट रेट हायर करोगे आप अपनी बैंडविड्थ मैक्स आउट कर रहे हो। सो द डेटा ट्रांसफर विल बिकम स्लोअर एंड देयरफॉर अ हायर क्वालिटी वीडियो बिकम्स अ लैगी वीडियो। स्लोअर लोडिंग, बफरिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, especially if bandwidth is low. So now let's look at some advantages and disadvantages of bit streaming. Advantages क्या है कि you don't need to download the whole file before viewing, ठीक है, ये बहुत बड़ा फायदा है। स्टोरेज स्पेस सेव होती है, आप थोड़ी थोड़ी फाइल डाउनलोड करते हो और साथ साथ चलाई जाते हो, ठीक है। इंस्टेंटली आप वीडियो एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड होने का वेट नहीं करना। इट वर्क्स इनसाइड योर ब्राउज़र, आपको किसी एडिशनल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डाउनलोड नहीं कर सकते आप फाइल तो। पायरेसी, पायरेसी क्या होती है? इलीगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीडियो। क्योंकि आप वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते तो यू कांट रियली शेयर इट इलीगली। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सो डिसएडवांटेज पहला तो ये है कि यू नीड अ स्टेबल एंड फास्ट इंटरनेट कनेक्शन थ्रू आउट, ठीक है। Throughout the process of you viewing a video or whatnot, you need a stable and fast internet connection, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट स्पीड सफिशिएंट नहीं है या आपके डिवाइस पर बफर अवेलेबल नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में, तो लैग आ सकता है इसके अंदर। इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ बैंडविड्थ, कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करता है। वायरसेस का रिस्क होता है कि अगर आप अनट्रस्टेड सोर्स से प्ले कर रहे हो वीडियो तो हो सकता है साथ वायरस आ जाए। एंड ऑब्वियसली इफ यू एक्सेस इलीगल कमेंट कंटेंट, सॉरी, इलीगली किसी कंटेंट को एक्सेस करो तो कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं। सो नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट ईथरनेट एंड द सीएसएमए सीडी प्रोटोकॉल। अच्छा, ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट इज अ वायर्ड लैन प्रोटोकॉल दैट गवर्न्स हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट्स ओवर अ शेयर्ड मीडियम, ठीक है। अगेन टू सिंप्लीफाई, ईथरनेट क्या होता है? योर वायर्ड लैन प्रोटोकॉल, लैन, ठीक है। लैन विच इज वायरलेस, लोकल एरिया नेटवर्क विच इज वायर्ड इज ईथरनेट, ठीक है। And now Ethernet is not just the idea of a wired LAN, it also kind of governs कि आप अच्छा किस तरह communicate करेंगे on this shared medium. Wires are obviously shared, तो Ethernet governs कि अच्छा इस shared medium पे आप किस तरह communicate करेंगे. So अब the thing that we're really going to study with regards to Ethernet is the CSMA CD protocol. CSMA CD protocol क्या होता है? This is a protocol which avoids collisions during transmission. जब दो डिवाइसेस एक लैन पे कनेक्टेड हैं तो मतलब क्या है कि वो वायर शेयर कर रहे होंगे, राइट। एक लोकल एरिया नेटवर्क पर अगर दो चार पाँच छः डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो वो वायर्ड नेटवर्क है, तो वो एक वायर शेयर कर रहे हैं। अच्छा, जब आप एक फिजिकल पीस ऑफ हार्डवेयर शेयर कर रहे हो तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि collisions might occur, राइट। collisions might occur। collision का क्या मतलब होता है? मैं डेटा भेजूं, आप डेटा भेजो, हमारे डेटा की टक्कर हो जाए, सारा कुछ ज़ाया हो जाए। डू यू गेट इट? सो CSMA CD प्रोटोकॉल का पर्पस क्या है कि इट प्रिवेंट्स डेटा collisions इन ईथरनेट नेटवर्क्स शेयरिंग अ कॉमन चैनल। कॉमन चैनल का मतलब कॉमन तार। इंश्योर्स दैट ओनली वन डिवाइस ट्रांसमिट्स एट अ टाइम ऑन अ शेयर्ड मीडियम, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल ऐसे देसी स्टाइल में चले जाते हैं और हम कहते हैं एक एक करके बारी बारी चले जाओ ताकि सबका डेटा चला जाए, ठीक है। अच्छा हाँ, अब देखो ये इतना लंबा जो नाम है इसके डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट रीजनिंग है ना।
कैरियर सेंस का क्या मतलब होता है? सो कैरियर सेंस मीन्स कि आपका जो कैरियर वायर है, ठीक है, वायर जिसने डेटा कैरी करना है, यू हैव अ डिवाइस दैट लिसन्स टू द नेटवर्क टू डिटेक्ट इफ द चैनल इज फ्री। ठीक है, आपकी एक डिवाइस होती है स्पेसिफिक जो क्या करती है, जो सुनती है उस तार को टू सी इफ द वायर इज फ्री राइट नाउ और नॉट। ठीक है, मल्टीपल एक्सेस क्यों है? क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस हैव एक्सेस एंड दे ऑल ट्राई टू सेंड डेटा। अच्छा, अब होता क्या है कि क्योंकि एक डिवाइस सुन रही होती है तो ऑब्वियसली कोलिजन के चांसेस कम है। आप सिर्फ डेटा तब भेजोगे जब आपको लगे कि चैनल फ्री है। बट अब इसमें एक ग्लिच है। ग्लिच ये है कि हो सकता है कि दो डिवाइसेस एट द सेम टाइम चेक करें कि ओ चैनल फ्री है, और दोनों एट द सेम टाइम डेटा भेज दें, तो फिर भी कोलिजन हो सकता है, राइट? फिर भी ठा हो सकता है। तो अब इन दिस केस क्या होता है कि जब ठा होता है तो आपका वोल्टेज सिग्नल जो है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वोल्टेज सिग्नल चेंज हो जाता है। तो जब वोल्टेज सिग्नल चेंज हो जाता है तो आपकी डिवाइसेस को पता लग जाता है कि अच्छा हमारे डेटा का कोलिजन हो गया है, अब हमारा डेटा ज़ाया हो गया है। अच्छा, अब जब डेटा ज़ाया हो जाता है तो अब क्या करते हैं आप? पहले तो आप सबको बता देते हो कि यार अच्छा कोलिजन हो गया है, डेटा ज़ाया हो गया है। अब वो दोनों डिवाइसेस जो डेटा ट्रांसमिट कर रही थी, जिनके डेटा की कोलिजन हुई है, वो दोनों सबसे पहले क्या करती हैं? दे स्टॉप द ट्रांसमिशन इमीडिएटली। ठीक है, फौरन से बेशतर डेटा भेजना रोक देती हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं? बोथ ऑफ देम वेट फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, एंड दिस रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम इज डिफरेंट ऑन बोथ द डिवाइसेस ऑब्वियसली, राइट? दोनों एक डिफरेंट रैंडम टाइम आउट के लिए वेट करती हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? वो दोबारा चेक करते हैं कि चैनल फ्री है या नहीं। वो दोबारा चेक करते हैं, उन्हें चैनल अगर फ्री मिलता है तो वो क्या करती हैं? वो फिर डेटा भेज देती हैं। अच्छा, अब अगर दोबारा कोलिजन हो तो क्या होगा? अगेन सेम प्रोटोकॉल रिपीट होगा, विद द की डिफरेंस कि दिस टाइम द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू वेट इंक्रीजेस। आपका वेट टाइम बढ़ जाता है कि अगर आपने पहले लेट सपोज 0 से 10 सेकंड्स के बीच में वेट किया था ना, तो अब आप 10 से 50 सेकंड्स के बीच में वेट करेंगे। ठीक है, एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। इंटरनेट वर्सेस वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, सो फॉर सम रीजन आपके सिलेबस को लगता है कि आप लोग अभी भी इसमें कंफ्यूज होते हैं इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो, उसमें फ़र्क क्या होता है। तो फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ अ मैसिव नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स मेड अप ऑफ कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, योर स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट टॉयलेट्स, स्मार्ट चेयर्स, स्मार्ट बैंड्स, एवरीथिंग स्मार्ट। ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ अ पाथवे फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इट सपोर्ट्स एक्टिविटीज सच एज गेमिंग, चैटिंग, फाइल ट्रांसफर, बट इट इज़ प्राइमरीली व्हाट? इट इज़ अ पाथवे फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कि आप आपस में इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएँ। What protocols does this use? So the internet uses the TCP/IP protocol for communication, right? It uses the TCP/IP protocol to transmit data. Scope क्या है इंटरनेट का? It has infrastructure that supports multiple services, ठीक है? And one of those services is the World Wide Web. अच्छा, World Wide Web क्या होता है? अब आ जाए। So, the World Wide Web is simply a collection of multimedia web pages and documents stored on websites. ठीक है? So, all these web pages and the documents that are stored on websites are a part of the World Wide Web. ठीक है? So, अब इसमें क्या होता है कि all your web pages are written in HTML and you use the HTTP or the HTTP. अच्छा, ये HTTP, HTTPS है ना, these are actually protocols that are used on top of the TCP/IP protocol. मतलब underneath the hood TCP/IP ही यूज हो रहा होगा, but to actually transmit a web page through TCP/IP you will also be using HTTP or HTTPS. ठीक है? And then you have URLs which specify the location of each web page. हर web page कहाँ पड़ा हुआ है ये आपको URLs बताते हैं। So access कैसे करते हैं आप? Web pages are accessed using web browsers and they run on top of the internet. ठीक है? So as I told you earlier कि ये पूरा protocol जो है it runs on top of the internet protocol. So now let's talk about what PSTNs are. Public switched telephone networks क्या होते हैं? So traditional telephone network क्या होता है? Which connects telephones and communication through, well, switching centers, तारें होती हैं, बाई डायरेक्शनल वॉइस ट्रांसमिशन होता है टेलीफोन नेटवर्क्स के अंदर।
अब इनके एक पीएसटीएन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइंस, राइट? एज टाइम हैज इवॉल्व, पुरानी सारी तारें कॉपर ही थी, बट अब इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक का एडिशन भी हो रहा है। यू हैव बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसमिशन, मतलब आप डेटा सेंड भी कर रहे हैं, डेटा रिसीव भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। अच्छा, यू हैव स्विचिंग सेंटर्स। स्विचिंग सेंटर्स क्या होते हैं? दीज आर काइंड ऑफ लाइक द राउटर्स ऑफ अ पीएसटीएन। ये क्या करते हैं? दीज आर स्पेशल स्विचेस दैट डिटरमिन द राउटिंग ऑफ कॉल्स एंड डेटा बिटवीन एंड पॉइंट्स। कि अच्छा, अगर गुल ने फातिमा को कॉल करनी है तो कौन सी तार मिलाएंगे तो कॉल होगी, राइट? लाइक कहाँ से आप नेटवर्क जोड़ोगे तो कॉल होगी। ये स्विचिंग सेंटर्स डिटरमिन करते हैं। अच्छा, सर्किट स्विच्ड होते हैं पीएसटीएन्स। वंस अ कॉल इज एस्टैब्लिश तो कंटिन्यूस चैनल मेंटेन होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। दे आर ऑलवेज एक्टिव, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इलेक्ट आपकी मेन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? अपने पावर बैकअप्स वगैरह होते हैं ताकि हर वक्त चलते रहें। अब पाकिस्तान में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ ऑलवेज एक्टिव नहीं होती, बट जनरली दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। दे आर हाईली रिलायबल, कंसिस्ट ऑफ एंड ऑफन कंसिस्टेंट ट्रांसमिशन स्पीड, क्योंकि अगेन सर्किट स्विच नेटवर्क है तो क्या मतलब कि एक कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन होगी, बैंडविड्थ रिजर्व हो जाएगी। अच्छा, इनकी सेटअप कॉस्ट भी बहुत हाई होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। क्यों? क्योंकि आपने एक पूरा ग्लोबल लेवल पर या रीजनल लेवल पर एक नेटवर्क बनाना है, स्विचिंग सेंटर्स बनाने हैं, तारें डालनी है। एंड सिंस दिस इज अ सर्किट स्विच नेटवर्क और थोड़ा सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क होता है ये, तो अगर कोई मेन सेंटर डैमेज हो जाए तो आपका काफ़ी बड़ी डिसरप्शन आ सकती है आपकी राउटिंग में, राइट? कोई मेन तार टूट जाए फॉर इंस्टेंस तो आपकी राउटिंग डिस्टर्ब हो सकती है। विच इज़ काइंड ऑफ ऑल्सो ट्रू फॉर द इंटरनेट इफ यू थिंक ऑफ इट, लाइक वो शार्क जब तार खा जाती है। बट या, तो हाउ डू पीएसईएन्स वर्क? वेल, दे यूज सर्किट स्विचिंग, ठीक है? When a call is initiated at a dedicated circuit setup हो जाता है, we all know what circuit switching is, right? And then calls pass through multiple switching centers which decide कि अच्छा डेटा को कहाँ राउट करना है। एंड अगेन, तारें ओरिजिनली कॉपर होती थी, अब फाइबर ऑप्टिक भी यूज़ हो रही हैं। द इशू इज़ कि दे आर वेरी इनएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि आप सर्किट स्विचिंग कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग अ कॉल जब आप डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहे, राइट? सो व्हेन नो वन स्पीकिंग, सपोज आप दोनों कुछ सोच रहे हो, तो अब आपकी बैंडविड्थ तो रिजर्व हुई हुई है। So you're just being wasteful of the reserved bandwidth at this point. ठीक है? अच्छा. So PSTNs versus internet calls. So this is just a comparison, for instance, between let's say PSTN versus like WhatsApp call. So WhatsApp calls होगी वो obviously packet switched होगी. इसका मतलब क्या है कि it will be only active when data is being transmitted. अगर दोनों चुप हो तो कोई bandwidth consume नहीं हो रही, right? Your line is not being reserved at all. अब इसमें ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस ट्रांसमिशन नहीं है, यू जस्ट स्प्लिट योर डेटा इनटू पैकेट्स और फास्टेस्ट पाथ से भेजते हैं। सो यू आर मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू बैंडविड्थ। यू कैन आल्सो रीराउट द कॉल्स, ठीक है? इसमें और क्या फ़ायदा है कि यू कैन आल्सो रीराउट द कॉल्स, कि आपका अगर तार टूट जाती है तो पीएसटीएन में क्या होगा कि अगर जिस तार से आप बात कर रहे थे वो तार टूट जाती है तो बस आपकी कॉल कट गई। इंटरनेट कॉल्स में क्या होगा कि अगर आप जो कनेक्शन यूज कर रहे थे वो टूट जाता है तो यू कैन जस्ट रीराउट योर डेटा। So we've already talked about PSTNs and modems and routers, so we don't really need to go back into that. So now let's talk about IP addressing. ठीक है, IP addressing क्या होती है? So IP stands for Internet Protocol. It is a set of rules for devices and data routing, ठीक है? So the internet protocol is basically something that governs how all devices behave on the internet, ठीक है? आप अपना नाम किस तरह आइडेंटिफाई करोगे, आप डेटा राउट किस तरह करोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कुछ डिसाइड करता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज आईपी, ठीक है? सो आईपी में सबसे पहली चीज जो एंड द थिंग दैट वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद इन एएस लेवल्स इज द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? So IP address is a unique numerical label assigned to each device in a network. So it's a unique numerical address that is assigned to each device in a network. It is used to locate devices. Now, this is very important. This is used to locate devices and ensure data is sent to the correct destination. अच्छा, अब ये important क्यों है locate devices वाली बात? क्योंकि IP address changes with location. We've talked about this before as well, I'm pretty sure. But IP address
changes with location. अच्छा, there are two kinds of IP addresses. There are two kinds of IP addresses, ठीक है? So you have your public IP address and private IP address. So public IP addresses are assigned by the internet service provider. So वो company जो आपको internet provide कर रही है. These addresses are registered on the internet and are unique within the ISP's allocation. मतलब ये addresses जो हैं ये क्योंकि आपको आपका ISP प्रोवाइड कर रहा है, तो आईएसपी जो है वो हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस ही पॉइंट करे प्रोवाइड करेगा, राइट? अच्छा, अब इसके अगेंस्ट प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं? सो दीज आर फॉर योर इंटरनल नेटवर्क यूज ओनली, ठीक है? सो एक राउटर के साथ जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, राउटर उनको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, एंड नाउ दिस आईपी एड्रेस इज एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम द इंटरनल नेटवर्क, ठीक है? इंटरनेट से आप डायरेक्टली किसी भी प्राइवेट आईपी एड्रेस को नहीं एक्सेस कर सकते. So we talked about public and private IP addresses. Now let's look at the format of different IP addresses. Acha, and this is something which you need to know, okay? Just to put it out there, this is something that you need to know. Acha, so let's first look at IPv4. Let's first look at IPv4. So how do IPv4 addresses work? Well, IPv4 addresses are 32-bit addresses, ठीक है? 32 बिट के एड्रेस होते हैं which are split into 4 octets. ऑक्टेट क्या होता है? 8 बिट्स को हम एक ऑक्टेट बोलते हैं, बाइट भी बोलते हैं, ऑक्टेट भी बोलते हैं, राइट? सो 4 ऑक्टेट्स में स्प्लिट किए जाते हैं इन एड्रेसेस को, ठीक है? सो ईच ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय अ डॉट, ठीक है? सो अब व्हाट डू यू हैव? You essentially have okay, so you have 8 bits dot 8 bits dot 8 bits dot 8 bits, ठीक है? अच्छा, अब ये 8 बिट्स जो होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सो ऑब्वियसली वी नो कि 8 बिट्स कैन रिप्रेजेंट अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 255. तो देन द एंटायर आईपी एड्रेस consists of 4 values between 0 and 255, ठीक है? The entire IP address simply consists of 4 dot separated values between 0 to 255. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि बेसिकली ईच आईपी एड्रेस कंटेन्स अ नेटवर्क आईडी जो आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा कौन से. सो इंटरनेट, अगेन व्हाट वाज इंटरनेट? इट वाज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, राइट? इंटरनेट क्या था? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. तो अब इंटरनेट हैज मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क्स. तो योर आईपी एड्रेस हैज द नेटवर्क आईडी एज वेल एज द होस्ट आईडी. सो नेटवर्क आईडी क्या करेगी? नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगी. होस्ट आईडी क्या कहेगी? होस्ट आईडी कहेगी अच्छा इस नेटवर्क के अंदर, विद इन द नेटवर्क, स्पेसिफिक डिवाइस किसकी बात हो रही है. सो विच एग्जैक्ट डिवाइस आर वी टॉकिंग अबाउट? सो दैट्स योर होस्ट आईडी. अच्छा, अब IPv4 was a brilliant scheme except for a one small problem, which was the fact that जब IPv4 बना ना, तो no one could have predicted that the internet would have, blown out into something which is this big. तो अब मैं आपको बता रहा था कि IPv4 was a brilliant scheme, बट उसमें एक छोटा सा मसला था विच वेल एक्चुअली टर्न आउट टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम. दैट वाज कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि इंटरनेट जो है वो दुनिया में इतना मशहूर हो जाएगा कि हर बंदा, हर डिवाइस इंटरनेट पे होगी, एंड लाइक नॉट जस्ट वन डिवाइस पर पर्सन. अब I have a mobile, I have a laptop, I have a smartwatch, I probably have a couple other gadgets as well, with all of which connect to the internet. Literally मतलब सोलर पैनल के जो इन्वर्टर होता है वो भी वाईफाई से कनेक्ट होता है. सो दिस मीन्स कि आपको इवेंचुअली एक इनसेन अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेसेस चाहिए थे, ठीक है? सो IPv4 वाज रनिंग आउट ऑफ आईपी एड्रेसेस. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंट्रोड्यूस किया IPv6, ठीक है? सो IPv6 एड्रेस क्या होता है? सो एन IPv6 एड्रेस इज अ 128 बिट, वो 32 बिट था, ये कितना है? 128 बिट एड्रेस written in hexadecimal separated by colons, ठीक है? So this is what an IPv6 address looks like. So you have 4 hexadecimal digits, you have 4 hexadecimal digits colon 4 hexadecimal digits colon 4 hexadecimal digits colon, ठीक है? So टोटल कितने होते हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes. So you have 8 sets of 4
हेक्स डिजिट्स ईच। अच्छा, कुछ और फीचर्स क्या होते हैं कि आपको IPv6 के अंदर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नो डिवाइस नीडेड टू ट्रांसलेट द एड्रेस, ऑटोमेटिकली IP एड्रेस ट्रांसलेट हो जाता है। कोलिजन्स नहीं होती बिकॉज ऑब्वियसली अब इतने ज्यादा IP एड्रेसेस हो गए कि सबको यूनिक मिल जाएंगे। इसके अंदर ऑथेंटिकेशन बिल्ट इन होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, यू डोंट नीड टू नो, जस्ट नो के बिल्ट इन होती है। एंड बिकॉज अगेन IP कोलिजन नहीं होती, तो यू कैन गेट मच मोर एफिशिएंट राउटिंग। लेट्स मूव ऑन। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या होती है? सबनेटिंग बड़ी मजे की चीज होती है, ठीक है। सो सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज IP नेटवर्क। फॉर इंस्टेंस, आपके पास एक बड़ा लैन है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है आपके पास एक बड़ा, इनटू स्मॉलर लॉजिकल सब नेटवर्क्स नोन एज सबनेट्स। ठीक है, एक बड़ा नेटवर्क था, उसको आपने सिंपली डिवाइड कर दिया इनटू स्मॉलर सब नेटवर्क्स, ठीक है। Each subnet functions as an independent network while still being a part of the overall LAN. ठीक है। So हर subnet क्या करेगा? It will act as if it's a network of its own and at the same time also be a part of the overall LAN. ठीक है। So subnetting is typically implemented at the IP level where IP addresses are divided into two parts. As you already know, IP addresses are divided into two parts, which were the network ID and the host ID. ठीक है। सो अगेन, नेटवर्क आईडी क्या करती है? इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि अच्छा किस स्पेसिफिक सबनेट का पार्ट है एक डिवाइस, ठीक है, किस सबनेट के अंदर मौजूद है एक डिवाइस। होस्ट आईडी क्या करती है? इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ डिवाइस विद इन अ सबनेट, कि एक सबनेट के अंदर एग्जैक्टली कौन सी डिवाइस है, वही बात जो हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक इन अ बिट मोर डिटेल, ठीक है, कि ये एग्जैक्टली होता कैसे है। सो वी यूज समथिंग नोन एज अ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है? सो अ सबनेट मास्क इज अ 32-bit नंबर दैट इज यूज टू सेपरेट द नेटवर्क आईडी फ्रॉम द होस्ट आईडी। ठीक है, एक IP एड्रेस में आप नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कैसे सेपरेट करते हैं? यू यूज अ सबनेट मास्क, ठीक है। सो इट हेल्प्स यू डिफाइन कि कौन सा पार्ट ऑफ द IP एड्रेस जो है वो नेटवर्क की बात कर रहा है और कौन सा होस्ट की बात कर रहा है। अच्छा, सबनेट मास्क होता क्या है? सो सबनेट मास्क अगेन रिमेंबर क्या है? इट्स अ 32-bit नंबर, इट्स अ सिंपल 32 बिट का नंबर, जस्ट लाइक योर IPv4 एड्रेस। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि अभी हम जितनी बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ IPv4 ओनली, राइट। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट IPv4 ओनली, ठीक है। सो 32 बिट आपका IPv4 एड्रेस होता है, 32 बिट ही आपका सबनेट मास्क होता है। सो होता क्या है? होता कुछ यूं है कि ये जो सबनेट मास्क होता है ना, इट ऑब्वियसली द बाइनरी नंबर ओनली कंटेन्स वंस एंड जीरोस, राइट। सो एवरी वन इन द सबनेट मास्क corresponds to a network bit and every zero corresponds to a host bit। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? So let's take an IP address as an example over here, ठीक है। सो ये सपोज आपका IP एड्रेस है, उसके साथ आप जो सबनेट मास्क भेजते हैं ना वो ये है, ठीक है। अब ये 255.255.255.0 का क्या मतलब है? कि आउट ऑफ 32, द फर्स्ट 24 बिट्स या द फर्स्ट 24 बिट्स विल बी ऑल वंस, ऐसे ही है। पहले 24 बिट्स ऑल वंस होंगे और आखिरी 8 बिट्स जो होंगे वो ऑल जीरो होंगे। सो अब इस सबनेट मास्क में पहले 24 बिट्स वन के थे, कि ये जो सबनेट मास्क था, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू बनेगी, विच मीन्स के पहले 24 बिट्स जो थे वो ऑल वंस थे। सो बेसिकली व्हाट दिस टेल्स अस इज कि हमारा जो IP एड्रेस है ना, हमारे IP एड्रेस में पहले 24 बिट्स जो है वो नेटवर्क आईडी है। सिंपली जितने बिट्स आपके पास सबनेट मास्क में वन है ना, उतने बिट्स आपके पास नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन योर IP एड्रेस। सो योर 192.168.10 were the first 24 bits, remember, because every section is 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits। तो ये पहले तीन sections जो थे, these were representing the network ID and the last 8 bits represent the host ID। ठीक है, लास्ट 8 बिट्स रिप्रेजेंट द होस्ट आईडी। हाउ डज दिस रेशियो चेंज? ये रेशियो किसी भी ऑर्डर में चेंज हो सकती है, मतलब 24 की जगह 16 हो सकते थे, 8 2 16, हाँ 16 वन के बिट्स हो सकते थे, या फिर 8 वन के बिट्स हो सकते थे।
सो जनरली इन्हीं और इसी ऑर्डर पे चेंज होती है ये रेशो। सबनेट मास्क क्या होता है? इट इज अ 32 बिट नंबर दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द नेटवर्क आईडी फ्रॉम द होस्ट आईडी, ठीक है? तो आपकी सबनेट मास्क के अंदर जितने बिट्स वंस के होंगे, दैट टेल्स यू कि आपके यूआरएल के, सॉरी, आपके आईपी एड्रेस के अंदर उतने बिट्स थे नेटवर्क आईडी के। एंड देन जितने बिट्स आपके जीरोस के होंगे, दैट मीन्स कि आपके आईपी एड्रेस के अंदर उतने बिट्स थे होस्ट आईडी के। इट्स दैट सिंपल। सही, so it basically tells कि which part of an IP address is the network and which part will tell कि डिवाइस कौन सी है। चलो मैं एक चीज यहाँ पर और क्लैरिफाई कर दूं कि you'll always start with consecutive ones। ऐसे नहीं होगा कि बीच में वन आ जाए, ऐसे नहीं होगा कि एंड पे वंस आ जाए। consecutive ones at start only। अच्छा, purpose of subnetting। So subnetting helps improve the efficiency, security and manageability of a network। ठीक है? कैसे? देखिए, सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन होगी। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रैफिक को कोशिश करेंगे आइडियली कि डिफरेंट सब नेटवर्क्स के अंदर लोकलाइज कर दें। मसलन ओके, सो लेट्स इमेजिन आपकी एक 8 स्टोरी बिल्डिंग थी और आपने सारी बिल्डिंग के अंदर जितने कंप्यूटर्स थे ना सबको लैन से कनेक्ट किया। ठीक है? पूरी बिल्डिंग के अंदर जितने कंप्यूटर्स थे आपने उन सबको लैन से कनेक्ट कर दिया। अब आप क्या कहते हैं, फॉर योर ओन ईज आप हर फ्लोर का एक सबनेट बना देते हैं। ठीक है? फॉर योर ओन ईज आप हर फ्लोर का एक सबनेट बना देते हैं। तो अब अगर फर्स्ट फ्लोर पे कोई बंदा बैठे और उसने फर्स्ट फ्लोर पे किसी से बात करनी है ना, तो वो पैकेट कभी निकलेगा ही नहीं फर्स्ट फ्लोर से, राइट? और अगर फर्स्ट फ्लोर पे एक बंदा बैठे है उसने सेवन्थ फ्लोर पे किसी से बात करनी है, तो वो सीधा फर्स्ट फ्लोर के सबनेट से निकल के सेवन्थ फ्लोर के सबनेट पे चला जाएगा। बीच में कहीं नहीं जाएगा। उसको पता होगा कि अच्छा, ये जो सबनेट एड्रेस है ये सेवन्थ फ्लोर का एड्रेस है, तो मैं सीधे सेवन्थ फ्लोर पे चला जाऊं। सो दिस हेल्प्स ऑप्टिमाइज द नेटवर्क। सिक्योरिटी इंप्रूव होती है कैसे? कि इट डज नॉट अलाउ ऑल द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क टू एक्सेस द नेटवर्क का सारा डेटा। सब डिफरेंट सबनेट्स में सेग्रीगेटेड है। इट मेक्स फॉल्ट आइसोलेशन ईजियर। आपको एग्जैक्टली पता है अच्छा कौन सा सबनेट बंद हो गया है। स्केलेबिलिटी इज ईजियर। आप नए सबनेट्स ऐड कर सकते हैं सिंपली। आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना पड़ता। यू कैन सिंपली ऐड न्यू सबनेट्स एंड देन यू कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज देम इन वट एवर वे यू वॉन्ट। आप चाहें तो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कर लें, डिफरेंट फ्लोर्स का कर लें। ये सेम बात दोबारा लिखी हुई है। ओके, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल ऑफ सबनेटिंग, रियल वर्ल्ड एग्जांपल। ठीक है? सो सीसीटीवी कैमरास आर ऑल स्ट्रीमिंग डेटा टू अ सेंट्रल सर्वर। ठीक है? सारे सीसीटीवी कैमरास क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रल सर्वर में डेटा स्ट्रीम कर रहे हैं। अब सबनेटिंग क्या करेगी? सबनेटिंग विल इंश्योर कि जो डेटा है ना, कैमरास का डेटा, वो कैमरास के सबनेट के अंदर ही रहे। इससे क्या होगा, आपके बाकी नेटवर्क को मसला नहीं होगा कि ओ नो, यू गेट इट? इससे होगा ये कि आपके बाकी नेटवर्क को मसला नहीं होगा कि ओ हो मैं सही चल नहीं पा रहा। इट विल ऑल्सो इंक्रीज सिक्योरिटी बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू द कैमरास का सबनेट। अब आपने कैमरा का सबनेट अलग कर दिया है ना, इस पर कोई डिवाइस ही ना डालें आप, ताकि आपके कैमरास हैक करना मुश्किल हो जाए, राइट? मेंटेनेंस ऑल्सो बिकम्स ईजियर। क्यों? क्योंकि अगर आपके कैमराज में कोई मसला आ रहा है तो आप सिंपली कैमराज के सबनेट को रिकॉन्फ़िगर, फिक्स जो भी करना है कर सकते हैं, एंड देन द रेस्ट ऑफ योर सिस्टम वोंट बी इम्पैक्टेड। ठीक है? सो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस अगेन, दे आर यूज्ड इंटरनली विद इन नेटवर्क्स। पब्लिक इंटरनेट से एक्सेसिबल नहीं होते, देर ओनली एक्सेसिबल विद इन अ सर्टेन नेटवर्क। मतलब मैं अब, एक प्रिंटर है, वाईफाई एनेबल्ड प्रिंटर है, उस वाईफाई एनेबल्ड प्रिंटर को एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मेरा राउटर असाइन कर देगा, और मैं सेम वाईफाई पे जब कनेक्टेड होऊंगा तो मैं उस पर प्रिंट कर पाऊंगा। ठीक है? तो इस वजह से कुछ डिवाइसेस होती हैं जो सिर्फ सेम वाईफाई पे चलती हैं, क्योंकि उनको सिर्फ प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन होता है। ठीक है? दिस इज वाई सर्टेन डिवाइसेस रिक्वायर यू टू बी ऑन द सेम वाईफाई नेटवर्क। ठीक है? सो दे आर असाइंड बाय राउटर्स एंड नैट्स। ठीक है? राउटर्स असाइन करते हैं ये, एंड दे इनेबल इंटरनल कनेक्शन कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग पब्लिक आईपी स्पेस। पब्लिक आईपी को यूज किए बगैर इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन योर नेटवर्क अलाउ करते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? पब्लिक आईपी एड्रेस इज लाइक प्रोवाइडेड बाय द आईएसपी। इट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन द इंटरनेट। मतलब अब पूरी दुनिया में उस आईपी एड्रेस की कोई और डिवाइस नहीं हो सकती। So now let's look at URLs. ठीक है? Now let's look at URLs.
सो यूआरएल्स क्या होते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, ठीक है। सो यूआरएल बेसिकली वो होता है जिसको हम कलोकियल लैंग्वेज में लिंक बोलते हैं, वेबसाइट का लिंक जिसको बोलते हैं ना हम, वो असल में यूआरएल होता है। सो अ यूआरएल कंटेन्स, उसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट स्टार्ट्स विद द प्रोटोकॉल जो आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देन यू हैव द डोमेन जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, देन उस डोमेन के अंदर एग्जैक्टली किस पाथ पर है, एंड देन उस पाथ के अंदर अगर आपने कोई फाइल खोली हुई है तो एंड पर आपके फाइल नेम आता है, ठीक है। सो प्रोटोकॉल क्या होता है? इट्स यूजुअली आइदर एच और एच ठीक है। होस्ट आपका www होता है। अच्छा, अब डोमेन जो होती है ना, डोमेन के अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। सो www आपका होस्ट होता है डोमेन का, जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जिस तरह इन दिस केस हॉडर, या नीचे वाले एग्जांपल में आ जाए तो जेनोमेटिक्स, ये आपका नेम है डोमेन का। फिर डोमेन किस टाइप की है? डॉट कॉम, डॉट ओ आर जी, डॉट नेट, वो भी डोमेन में ही आ जाता है। फिर उसके बाद आता है पाथ। पाथ मीन्स कि वो स्पेसिफिक पेज जो आपने खोला हो, जिस तरह स्लैश रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज का पेज आ जाता है पाथ में। फिर अगर रिसोर्सेज में कोई फाइल पड़ी हो जो वेबसाइट के अंदर ही खुल जाती हो, तो वो इसके बाद एक और स्लैश लगा के आ जाएगा, लाइक chapter1.pdf, डीएनएस। ये आखिरी चीज है गालिबन। हाँ, छोटी सी चीज है डीएनएस। वी काइंड ऑफ ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट एज वेल, आई रिमेम्बर। सो डीएनएस क्या करता है? डीएनएस ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस। क्यों? अब देखिए, इंसान ऑब्वियसली क्या प्रेफर करेगा? इंसान क्या प्रेफर करेगा कि मैं एक नाम याद कर लूं, ठीक है। सो मैं याद कर लूं google.com। कंप्यूटर को क्या चाहिए? कंप्यूटर को चाहिए कि आईपी एड्रेस पूरा लिखा हो, डैश डॉट डैश, मतलब ब्ला डॉट ब्ला, राइट। सो डीएनएस जो है ना, वो बेसिकली इन दोनों को ब्रिज करता है। डीएनएस इन दोनों को ब्रिज करता है। कैसे? वेल, व्हेन यू एंटर अ यूआरएल इन द ब्राउजर, तो होता क्या है? ब्राउजर पहले जाएगा आपके डीएनएस सर्वर के पास, ठीक है। ब्राउजर जाएगा डीएनएस सर्वर के पास कि यार मुझे बताओ कॉरिस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है। अगर पहले डीएनएस सर्वर के पास नहीं होगा आईपी एड्रेस, अच्छा अब ये क्या है? ये आपका लोकल डीएनएस सर्वर है, ठीक है। सो दिस इज योर, वेट लेट मी राइट दैट डाउन एज वेल। सो दिस इज योर लोकल सर्वर, ठीक है। अगर आपके लोकल सर्वर के पास नहीं होगा, तो फिर ब्राउजर जाएगा टॉप लेवल डीएनएस सर्वर के पास। लोकल डीएनएस सर्वर के पास बेसिकली सिर्फ कैश्ड एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। जो जो एड्रेस कैश में आता है वो पड़ा होता है। टॉप लेवल डीएनएस सर्वर के पास सारे एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। सो आइदर वे, आइदर सर्वर 1 और सर्वर 2 विल एंड अप रिटर्निंग the IP address corresponding to the domain, to the URL that you entered, the corresponding IP address to your computer, ठीक है। फिर क्या होगा साथ ही? अगर तो टॉप लेवल सर्वर से आया है ना, तो सर्वर 1 जो है, जो आपका लोकल सर्वर है, वो अपने पास भी स्टोर कर लेगा, ताकि कल को किसी को अगर ये कोई कल को कोई ये क्वेरी रन करे तो मेरे पास आंसर हो। अच्छा, फिर वो करेंगे क्या? कि वो आईपी एड्रेस आपके कंप्यूटर को रिटर्न कर देंगे, एंड नाउ यूजिंग दैट आईपी एड्रेस योर कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू द सर्वर एंड द सर्वर कैन कनेक्ट बैक टू यू। सो दैट इज इट गाइज, इफ दिस इज क्लियर, तो आपका चैप्टर 2 खत्म हो गया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमने काफी लंबा चैप्टर खत्म कर दिया। सो बेसिकली सिंपली सुन सुन लो, बेहतर समझ आ जाएगी कैसे चलता है डीएनएस, ठीक है। ठीक है, मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिया। अच्छा, सो डीएनएस कैसे चलता है? इट्स वेरी सिंपल। आप एक यूआरएल एंटर करते हैं, वो यूआरएल जाता है सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास, ठीक है। डीएनएस सर्वर देखते हैं, अच्छा मेरे पास इस यूआरएल के अगेंस्ट आईपी एड्रेस स्टोर्ड है। अगर है तो डीएनएस सर्वर आपको रिटर्न कर देगा आईपी एड्रेस। अच्छा, अगर जिस डीएनएस सर्वर के पास आप गए हैं उसके पास नहीं स्टोर्ड, तो वो जाएगा अपने से बड़े डीएनएस सर्वर के पास और उससे पूछेगा यार तुम्हारे पास इस यूआरएल के अगेंस्ट आईपी एड्रेस स्टोर्ड है? उसके पास आईपी एड्रेस स्टोर्ड होगा, तो वो आईपी एड्रेस वापस आएगा आपके पास वाले डीएनएस सर्वर के पास। आपके पास वाला डीएनएस सर्वर क्या करेगा? एक तो वो आईपी एड्रेस अपने पास स्टोर कर लेगा कि अच्छा इस यूआरएल के अगेंस्ट ये आईपी एड्रेस है। दूसरा काम वो ये करेगा कि वो आईपी एड्रेस आपको रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब आपके पास जब आईपी एड्रेस आ गया तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे उस आईपी एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए अपने वेबसाइट के सर्वर से कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑल क्लियर? चैप्टर 2 इज